नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गर्ग। आपका हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस से। तो जैसे कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस के नाम में ही देख पा रहे हैं, किसी पर्सन के रेजिडेंस को पता करना उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कहलाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस यूज कहाँ पर आता है? रेजिडेंशियल स्टेटस यूज होता है जब कोई पर्सन एक से ज्यादा कंट्रीज में इनकम कमाता है, तो उस केस में किस कंट्री में उसकी इनकम को टैक्स करे, वो पता करने के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जनरली क्या है, जितनी भी कंट्रीज हैं वो टैक्स चार्ज करने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का यूज करती हैं। जैसे कि कौन सा व्यक्ति कितने दिन के लिए कंट्री में रहा है, उसके बेसिस पे ही रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि रेजिडेंशियल स्टेटस ही क्यों, तो जनरली दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट्स है कि जो भी हम इनकम टैक्स करेंगे वो रेजिडेंशियल बेसिस पे करेंगे, मतलब व्यक्ति जहाँ पे भी रहता है हम ये मानेंगे कि जहाँ व्यक्ति रह रहा है वहीं पे उसने इनकम कमाई है। और दूसरा बेसिस होता है कि सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है। तो जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है वो है हमारा रेजिडेंशियल बेसिस पे। तो जनरली आप किसी भी एक्ट में देखोगे, किसी भी कंट्री के एक्ट में देखोगे, तो वहां पे इनकम की टैक्सेशन जनरली रेजिडेंशियल बेसिस पे ही है, जो अब धीरे 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 सोर्स के बेसिस पे शिफ्ट होते जा रही है। क्योंकि आज के इस कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में जहाँ पे इंटरनेट की मदद से कोई भी व्यक्ति कहीं पे बैठ के इनकम कमा सकता है, तो उस सिनेरियो में हमारे को रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हर कंट्री चाहती है कि उसको जो भी इनकम जिस कंट्री में जनरेट हो रही है बेसिकली, उसको उस कंट्री में टैक्स मिले। इसी को हम सोर्स ऑफ इनकम भी कहते हैं। तो जब इनकम टैक्स एक्ट बना था उस टाइम हमने रेजिडेंशियल स्टेटस अडॉप्ट करा, जो अब धीरे धीरे सोर्स में शिफ्ट होता जा रहा है। अगर हम आज का इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ें तो उसके अंदर भी काफी सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे टैक्स लगाते हैं, जो कि हम इस लेक्चर में भी अभी पढ़ेंगे आगे। बट अभी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है जहां पे व्यक्ति रहता है उस कंट्री में उस व्यक्ति का टैक्स लगेगा, और उसी के वो व्यक्ति किस कंट्री में रह रहा है उसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का। तो रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किसी भी पर्सन की इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स को निकालने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत जरूरी रहेगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अब जब मैं बात करता हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो यहाँ पे मेरा मतलब है रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। अब कोई व्यक्ति हो सकता है उसके डोमिसाइल की वजह से रेजिडेंशियल हो सकता है, मतलब इन जनरल अदर देन इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है वो अपने डोमिसाइल की वजह से रेजिडेंशियल हो। कई लोग इसको गलत भी इंटरप्रेट करते हैं कि एक सिटीजन भी रेजिडेंट कहलाता है। हम यहाँ पे सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो कि एक कंट्री का सिटीजन हो बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जिस कंट्री का सिटीजन है वो उस कंट्री का रेजिडेंट भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडियन रेजिडेंट भी हूँ। ये हो सकता है कि मैं रेजिडेंट जो है वो अमेरिका का हूँ। तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज एक मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि रेजिडेंशियल स्टेटस हर व्यक्ति का होता है। लाइक कंपनी का भी अपना रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, फर्म का भी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, एओपी बीओआई का भी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है उसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, और इंडिविजुअल का तो ऑब्वियसली होता ही होता है। ठीक है। तो हर व्यक्ति का अपना रेजिडेंशियल स्टेटस है। तो आप किसी की भी इनकम टैक्स कंप्यूट करोगे, किसी की भी इनकम कितनी टैक्सेबल है इंडिया के अंदर, वो कंप्यूट करने से पहले आपको हर व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस मैंडेटरली चेक करना ही करना है। तभी आप उस व्यक्ति की इनकम को टैक्स कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस ही आपको बताता है कि उस व्यक्ति की क्या इनकम टैक्सेबल है भी उस कंट्री में या नहीं है। तो अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस से हमारे को फायदा क्या होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे को सबसे पहली बात यही डिटरमाइन करने में मदद करता है कि हमारी एक कंट्री में इनकम कितनी है। इंडिया के रिस्पेक्ट में हमारे को मदद करेगा रेजिडेंशियल स्टेटस ये पता करने में कि इंडिया में इनकम कितनी टैक्सेबल है। दूसरा ये हमारे को मदद करता है कि इंडिया में रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अलग अलग रेट होते हैं। लाइक
कोई अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है तो उस केस में उसका टैक्स रेट 40% रहता है, जबकि डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 30% रहता है। अब तो उससे भी कम हो गया, 25-22% तक चला गया। तो इस टाइप से हमें रेजिडेंशियल स्टेटस ये भी मदद करता है कि उस पर्सन के ऊपर हमें टैक्स कितना लगाना है। तो हमने अब रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब तो समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। तो नॉन रेजिडेंट को हमारे को डिफाइन करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वो क्या बोलता है कि जी नॉन रेजिडेंट का मतलब है कोई भी पर्सन जो कि रेजिडेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला रेजिडेंट नहीं है, मतलब जो भी पर्सन रेजिडेंट नहीं होगा वो हमारा नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अब बात आती है जी रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। तो रेजिडेंट को डिफाइन करा सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ने 42 ने सॉरी। तो वो क्या कहता है, रेजिडेंट का मतलब है कोई भी पर्सन जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6, मतलब जो सेक्शन 6 के हिसाब से रेजिडेंट इन इंडिया है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। तो ये सेक्शन 6 क्या बोलता है, सेक्शन 6 हमारा बोलता है, एक क्राइटेरिया बताता है कि अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो तो आप रेजिडेंट कहलाओगे, और इस क्राइटेरिया से बाहर हो तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाओगे। तो अब बात करते हैं जी सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 बात करता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स की, जो हमने पढ़ा कि क्राइटेरिया सेट करता है। तो क्राइटेरिया किस चीज के लिए करता है कि जी टैक्स हम कहां पर लगाएं। तो अगर हम पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 को अगर समरी में समझे तो हमारे को ये समझना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस को सेक्शन 6 में अगर देखें दो तरीके से डिवाइड करा है, एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, और बाकी जितने भी पर्सन बच गए लाइक फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब के लिए अलग। तो जो ये हैं फर्म्स, एओपी, कंपनीज वगैरह, इनके लिए तो सीधा सा है कि या तो वो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। मतलब सेक्शन 6 तो आपको बात करेगा जी रेजिडेंट का मतलब ये है, अगर आपका इसमें फॉल नहीं हो रहा तो आप सेक्शन 2 में चले जाओ, वहां पे नॉन रेजिडेंट का मतलब वो बोलता जी जो पर्सन रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट है। तो ऑटोमेटिकली जो सेक्शन 6 के अंदर रेजिडेंट नहीं है वो अपने आप ही वहां पे उस डेफिनेशन के हिसाब से नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी बाद में कि फर्म एओपी की क्या क्राइटेरिया सेट कर रखा है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दो ही पढ़ना है इनके रिस्पेक्ट में कि जी रेजिडेंट का मतलब क्या है और नॉन रेजिडेंट का तो अपने आप ही मतलब निकल ही जाएगा। अब बात करते हैं इंडिविजुअल के। अब इंडिविजुअल के अंदर सेम वही कंसेप्ट है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसके बीच में इन्होंने रिसेंटली पिछले बजट से यानी फाइनेंस एक्ट 2020 के बजट से एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, डीम्ड रेजिडेंट का। डीम रेजिडेंट का मतलब अगर हम अभी सरल के लिए समझें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी भी कंट्री में टैक्सेबल नहीं है तो उसको हम, और वो इंडिया का सिटीजन है तो उसको हम क्या मान लेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, मतलब इंडियन सिटीजन है, और साथ में वो दुबई में रहता है और वहां पे वो कोई टैक्स पे नहीं करता अपनी इनकम के ऊपर, ठीक है, तो उसको क्या मान लेंगे, उसको हम इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, चाहे वो रहता दुबई में हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक चीज हमारे को और पढ़नी है, यहाँ पे उन्होंने रेजिडेंट को फर्दर डिवाइड कर दिया है। रेजिडेंट को उन्होंने फर्दर डिवाइड करा है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। इसका मतलब तो सिंपल है कि जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और जर्नली इंडिया में ही रहता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने और ऐड कर दिया, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पर्सन के केस में क्या है कि आज तो इंडिया में है, कल पता चले अमेरिका में बैठा है, परसों पता चले दुबई में बैठा हुआ है। तो एक पर्सन एक ईयर में कितनी भी कंट्री में विजिट कर सकता है और अकॉर्डिंगली उसका स्टेटस उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि लेट से कोई व्यक्ति आज तक तो इंडियन रेजिडेंट था, एकदम से चेंज होके वो लेट से अमेरिकन रेजिडेंट हो गया। लाइक जैसे कई बंदे अमेरिका काम करने चले जाते हैं या कनाडा चले जाते हैं, तो उस केस में वो एकदम से उनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है कि अभी तक तो इंडियन थे, इंडियन रेजिडेंट थे, इंडियन सिटीजन थे, एकदम से अब कनाडा शिफ्ट हो गए तो अब कनेडियन रेजिडेंट हो गए या अमेरिकन रेजिडेंट हो गए। तो उस केस में क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको समझाया कि जी टैक्स तो कैसे लगेगा, टैक्स लगेगा कि बंदा कहाँ पे रहता है। अब वो शिफ्ट हो गया अमेरिका तो अब टैक्स लॉज लगेंगे अमेरिका के। तो
रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया, इसी टाइप से अमेरिका कोई बंदा आ रहा है तो इंडिया के लॉ लगेंगे उसके ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाए ताकि कोई भी पर्सन को एकदम से उस पर एकदम से टैक्स बर्डन ना बढ़ जाए। टैक्स बर्डन कैसे बढ़ जाएगा कि जी फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से इंडिया आया, अब अमेरिका से इंडिया आया, लेट्स से अमेरिका में था 90 डेज के लिए और इंडिया में वो रहा टोटल 270 डेज। तो उस केस में क्या होगा, 270 डेज, क्योंकि 182 डेज इंडिया में कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर कोई भी 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा तो वो इंडियन रेजिडेंट हो गया। इसी टाइप से हर कंट्री में जनरली सेम ही लॉज होते हैं, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक इंटरनेशनली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है। तो जर्नली आप देखोगे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट जनरली हर कंट्री का लॉ सेम ही रहेगा इस रिस्पेक्ट में। तो अब बात आती है कि अब वो अमेरिकन सिटीजन एकदम से इंडियन रेजिडेंट बन गया, तो इंडियन रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया कि जी उसको टैक्स जो है वो इंडिया में देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि मान लो उसने 90 डेज में कमाए थे से 1 करोड़ रुपीज, और यहाँ पे आके कमाए उसने अगेन 1 करोड़ रुपीज। तो अब अमेरिका वाले भी बोलेंगे कि जी हमारे को भी टैक्स दो, इंडिया वाले भी बोलेंगे जी हमारे को टैक्स दो। अमेरिका वाले क्यों बोलेंगे, क्योंकि आज से पहले वो अमेरिका में ही रह रहा था, तो वो उसके बेसिस पे उससे टैक्स मांगे। और इंडिया वाले कहेंगे जी आप इस साल 182 दिन से ऊपर रहे हो तो आप इस साल टैक्स दो। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जी रेजिडेंट तो हो आप, बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, मतलब कि आप जर्नली इंडिया में नहीं रहते, आप वैसे इस साल के लिए आप रेजिडेंट हो। ठीक है, तो उस केस में उनको थोड़ी रिबेट मिल जाती है। उस केस में उनको क्या होता है कि आपको सिर्फ जो इंडिया में आपने इनकम कमाई है सिर्फ आप उस पर टैक्स दोगे। तो जनरली आप देखो तो ये सिर्फ इंडिविजुअल के केस में ही मिलेगा। फर्म एओपी के केस में ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि फर्म एओपी एलएलपी कंपनीज ये सब उठ के एक देश से दूसरे देश तो जा नहीं सकती, इनके डायरेक्टर्स ट्रेवल करते हैं। तो डायरेक्टर्स अगेन अगेन बीइंग एन इंडिविजुअल उनकी इंडिविजुअल टैक्सेशन होगा। एक फर्म कंपनी वगैरह वो हमेशा या तो रेजिडेंट होंगी या नॉन रेजिडेंट होगी, उनमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये तो बात हो गई अभी तक के ओवरऑल हमें समझना क्या है। अब समझते हैं एक एक इसके अंदर डिटेल्ड में जा जाके कि एक एक चीज का क्राइटेरिया क्या है, कि रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, कितने दिन अगर इंडिया में रहा तो रेजिडेंट कहलाएगा, कितने दिन नहीं रहा तो क्या कहलाएगा। तो उस टाइप से हम अब इसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने ये पढ़ा था, अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है, नॉट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब हो गया कि आपका कोई भी पर्सन जो कि एक टेम्परेरीली उसका स्टेटस शिफ्ट हुआ है फ्रॉम नॉन रेजिडेंट टू रेजिडेंट के अंदर। ठीक है, अमेरिका अमेरिका से इंडिया आया तो मैंने बता दिया कि इंडियन टैक्स लॉ लगेगा। इंडिया से अमेरिका जाएगा तो अमेरिकन टैक्स लॉ लगेगा। वो डिपेंड करेगा कितने डेज उस कंट्री में वो रह रहा है उसके बेसिस पे। तो जनरली हर कंट्री में आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट मिलेगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला, जहाँ पे आपको एकदम से आउटराइटली उसको ऐसा ना हो कि उसके ऊपर सडन एक तरह से टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने हर कंट्री में ये प्रोविजन कर रखा है। तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो है पर्सन मेजरली इंडिया में ही रहा है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे को हर ईयर का चेक करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस ईयर में तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो हो गया अगले ईयर पे भी वही अप्लाई करेगा। आपको हर ईयर के लिए सेपरेटली रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस साल वो बंदा रेजिडेंट हो और नेक्स्ट ईयर वो बंदा नॉन रेजिडेंट हो जाए, डिपेंडिंग ऑन के वो जा रहा। अगर मान लो व्यक्ति लास्ट टाइम भी इंडिया में था, इस टाइम भी इंडिया में, और इससे पहले कभी इंडिया से बाहर नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पता कैसे चले कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना कैसे, जब भी आप एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करोगे वहां पे आप ये समझ लीजिए कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना कंपल्सरीली जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि जी एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाए। तो इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को निकालने के लिए हमारे पास है सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) हमारे को क्या बोलता है, सेक्शन 6(1) हमारे को बोलता है कि जी कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है तो वो हमारा रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको पहले ही बोला था, ये बताता है कि कौन व्यक्ति रेजिडेंट है, इस बारे में बताएगा। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 6 में फॉल नहीं हो रहा, मतलब कोई व्यक्ति अगर रेजिडेंट नहीं है तो वो कवर होएगा सेक्शन 2 के अंदर। वहां पे उसको नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन दे रखी है, कोई भी व्यक्ति जो रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट हो गया। तो आपका सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ आपकी यहाँ पे बात करेगा कि जी रेजिडेंट का मतलब क्या है।
वो यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बोलेगा जी नॉन रेजिडेंट का मतलब ये है। नॉन रेजिडेंट के लिए आपको सेक्शन 2 बोलता है कि जी जो व्यक्ति रेजिडेंट नहीं है वो नॉन रेजिडेंट हो गया। तो अब बात करते हैं सेक्शन 6(1) ने इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले बोला कि जी वो इंडिविजुअल जो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा है वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या बोली? सेकंड कंडीशन उन्होंने बोली कि जी कोई भी पर्सन करंट ईयर में तो 60 डेज या उससे ज्यादा रहा हो। ठीक है, करंट ईयर में पहली वाली कंडीशन थी करंट ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा। ठीक है, करंट ईयर का मतलब यहाँ पे मेरा मतलब है प्रीवियस ईयर, जिस ईयर की हम इनकम को असेस कर रहे हैं। ठीक है, उसको मैं करंट ईयर बोल रहा हूँ। तो करंट ईयर का मतलब हो गया कि जी पहले वाली कंडीशन में कि 182 दिन से ज्यादा, अगर वो सेटिस्फाई हो गई फिर तो हमें दूसरी कंडीशन में आना ही नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कब आना है? जब वो व्यक्ति 182 डेज से कम रहा हो इंडिया के अंदर। मतलब कि करंट ईयर के अंदर अगर 182 डेज से ज्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 182 डेज से कम रहा है तो हमारे को सेकंड वाली कंडीशन पे आना है। अब सेकंड वाली कंडीशन में ये देखना है कि जी 182 डेज से कितने दिन कम रहा है। मतलब 182 डेज से अगर लेट से वो इंडिया में रहा है 78 डेज, तो सेकंड कंडीशन की रिक्वायरमेंट है जी करंट ईयर में 60 डेज से ज्यादा रहा होना चाहिए। तो 78 डेज का मतलब हो गया कि 60 डेज से ज्यादा रहा है वो, तो यानी कि हमारे ऊपर सेकंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन में वो अगर 60 डेज से भी नीचे रहा है, यानी कि लेट से 40 दिन रहा है, तो हमारे ऊपर सीधा हम इस कंडीशन से बाहर, ये दोनों कंडीशन हमारी फेल हो गई। 182 डेज से भी कम रहा है, करंट ईयर में 60 डेज से भी कम रहा है, यानी कि 40 डेज लेट से रहा है, तो उस केस में हमारे ऊपर सेक्शन 6 लगेगा ही नहीं। हम सीधा किस में पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे सेक्शन 2 के अंदर कि जी हम नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है जी 182 डेज से ज्यादा है नहीं है। सेकंड में देखना है करंट ईयर में 60 डेज से ज्यादा है नहीं है। अब हमने देखा जी करंट ईयर में मेरा 60 डेज से ज्यादा है, तो उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि जी करंट ईयर से पीछे 4 साल चले जाओ। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2021 की, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 की अगर मैं बात करूं, तो 2021 के लिए असेसमेंट ईयर होगा मेरा 21-22। तो प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर मेरे को 60 दिन इंडिया में रहना है। मतलब लेट से हमारे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, हमने 70 दिन इंडिया में रहे। ठीक है, तो हमारी सेकंड कंडीशन में हम फॉल हो गए कि 60 डेज से ऊपर है। अब हमें 20-21 से पीछे 4 साल जाना है, यानी कि हमारा हो गया 19-20, 18-19, 17-18 एंड 16-17। पीछे 4 साल चले गए हम। उन पिछले 4 सालों में हमारे को देखना है कि जी हम टोटल 365 दिन या उससे ज्यादा रहे हैं या नहीं रहे हैं। मतलब अगर हम वैसे देखें तो अराउंड आपके बनते हैं 1400, 1450 दिन के अराउंड बनते हैं पिछले 4 साल में। तो उनके अंदर से हमें देखना है कि 365 दिन या उससे ज्यादा व्यक्ति रहा है इंडिया में या नहीं रहा है। अगर मान लीजिए वो रहा है इंडिया में 365 दिन या उससे ज्यादा, मतलब करंट ईयर में 60 दिन रहना चाहिए और प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस 4 ईयर्स के अंदर 365 दिन या उससे ज्यादा रहा होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या मान लेंगे? उस केस में हम आपको क्या मान लेंगे? रेजिडेंट। ठीक है, अभी डेफिनेशन को अगर मैं आपको तोड़ के समझाऊं, मतलब इसी डेफिनेशन को अगर हम ब्रेक कर लें तो क्या कहता है? ही हैज बीन इन इंडिया, मतलब वो इंडिया में रहा होना चाहिए। कितना? प्रीवियस 4 साल के अंदर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के 4 साल, मतलब सॉरी पिछले 4 साल के अंदर वो 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा होना चाहिए। साथ ही एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, उस करंट प्रीवियस ईयर के अंदर वो 60 डेज या उससे ज्यादा रहा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि पहली कंडीशन हो गई 182 डेज और मोर, और सेकंड कंडीशन हो गई 60 डेज या फिर 365 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स। तो हमारे को दो कंडीशन साथ साथ देखनी है सेकंड वाली कंडीशन के लिए। अब इसमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, या तो 182 दिन से ज्यादा रहा हो या 60 डेज इन करंट प्रीवियस ईयर और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 65 डेज और मोर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो व्यक्ति रेजिडेंट कहलाएगा, वरना वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अगर दोनों ही कंडीशन उसकी सेटिस्फाई नहीं हुई, ना तो वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है और ना ही 60 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है, या फिर अगर 60 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है तो पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे कम, ओ सॉरी 365 दिन से कम इंडिया में रहा हो, तो उस केस में वो रेजिडेंशियल स्टेटस, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अब 2-3 नोट्स हैं। नोट्स क्या कहते हैं कि जी स्टे इन इंडिया, इंडिया में रहा हो का क्या मतलब है?
तो इंडिया में रहा का मतलब है जो इंडिया की बाउंड्री है वो, प्लस इंडिया की कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब इंडिया की जो भी कोस्ट लाइन होगी उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक आप इंडियन ही कहलाओगे, मतलब आप इंडिया की टेरिटरी में ही कहलाओगे। ठीक है। सेकेंडली वो बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली 182 डेज से ज्यादा रहना हो या 160 डेज से ज्यादा रहना हो। आपको मतलब आप एक दिन आए, एक दिन गए, एक दिन फिर आ गए, एक दिन फिर चले गए, इस टाइप से आपको टोटल जो क्यूमुलेटिव आपका स्टे है इन इंडिया में हम उसको देखेंगे, ना कि कंटिन्यूस स्टे को। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि जी एक बात बताओ, मैं लेट से 10 तारीख को इंडिया में आया और 15 तारीख को चला गया। अब इसके अंदर क्या मैं दोनों दिन को इंक्लूड करूं, या 10 तारीख को सिर्फ इंक्लूड करूं, या सिर्फ 15 तारीख को इंक्लूड करूं? मतलब बीच का पीरियड तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब 11, 12, 13, 14 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इंडिया में रहे। बट जिस दिन आया और जिस दिन गया उसका क्या ट्रीटमेंट करें? तो उसके लिए उन्होंने क्लैरिफाई करा कि जी 10 तारीख को जिस दिन आप आए हो और 15 तारीख को जिस दिन आप गए हो उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि उस दिन भी आप इंडिया में ही थे। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही है कि सिटीजनशिप को रेजिडेंशियल स्टेटस से कंफ्यूज नहीं करना है। सिटीजनशिप अलग चीज है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज है। सिटीजन हो सकता है आप कहीं के भी हो, बट रेजिडेंशियल स्टेटस आपको इनकम टैक्स के हिसाब से ही कंप्यूट करना है। अगर आप इनकम टैक्स के अंदर रेजिडेंशियल आपका अगर रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स रेजिडेंट आ रहा है तो आप रेजिडेंट हो, नहीं आ रहा है तो आप रेजिडेंट नहीं हो। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है? जो हमने अभी रूल पढ़ा है कि 182 डेज और 60 डेज वाला, उसके अंदर सेकंड जो कंडीशन है हमारी, सेकंड कंडीशन क्या थी कि करंट ईयर में 60 डेज और प्रीवियस 4 ईयर्स में 65 डेज और मोर, ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। वो कहते हैं कि जी एक्सेप्शन क्या है? पहली एक्सेप्शन है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर इंप्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति इंडियन शिप के अंदर एज अ क्रू जा रहा है, मतलब एक तो इंडियन शिप होनी चाहिए, शिप जो है वो इंडियन होनी चाहिए, और उसका जो एज अ क्रू जा रहा हो वो उसके अंदर, ना कि के भैया घूमने जा रहा है कुछ जा रहा है, एज अ क्रू ऑफ इंडियन शिप, ठीक है, वो जा रहा हो, प्लस या फिर किसी भी अन्य काम से वो एम्प्लॉयमेंट से देश छोड़ के जा रहा हो दूसरे देश में, तो उस केस में जो 60 डेज वाली कंडीशन थी कि करंट ईयर में 60 डेज रहना है, उसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि वो करंट ईयर में 182 डेज ही रहना है। मतलब कि पहली कंडीशन भी हमारी 182 डेज की हो गई और सेकंड कंडीशन पे हमारी 60 डेज की जगह में 182 डेज पढ़ना है तो वो भी 182 डेज की हो गई। यानी सेकंड कंडीशन हमारी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि सेकंड कंडीशन में क्या है, आपको 60 डेज देखना होता था प्लस लास्ट 4 ईयर्स देखने होते थे। ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा जी 60 डेज को 182 डेज पढ़ो आप। ठीक है। तो 182 डेज पढ़ूंगा तो ऊपर वाली कंडीशन भी 182 डेज के लिए ही बोलती है, तो फिर मेरे को नीचे वाली कंडीशन पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे को फिर प्रीवियस 4 ईयर्स भी देखने पड़ेंगे। तो मेरी सेकंड वाली कंडीशन किसी काम की नहीं रहेगी। फर्स्ट वाली कंडीशन के अंदर 182 डेज ही मेरे को सिर्फ उस कंडीशन में देखना है कि 182 डेज से ज्यादा अगर वो पर्सन इंडिया में रहा है तभी हम उसको रेजिडेंट मानेंगे, वरना स्टेट उसको हम क्या कह देंगे, नॉन रेजिडेंट। सेकंड कंडीशन यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्शन क्या दिया, सेकंड एक्सेप्शन दिया कि जी कोई भी इंडियन सिटीजन, अभी तक आपने पढ़ा होगा कहीं पे भी सिटीजन नहीं लिखा था, अब इन्होंने क्या कहा, कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कोई भी इंडिया का सिटीजन जिसके पास एज पर सिटीजनशिप एक्ट वो हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो सिटीजन या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का उन्होंने कैसे डिफाइन करा कि अ पर्सन इज सेड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही, या तो वो खुद और आइदर ऑफ हिज पेरेंट, या तो उसके पेरेंट्स और या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हैं, यानी कि 1947 से पहले इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हो। उस केस के अंदर हम क्या मान लेंगे, चाहे वो इंडिया का सिटीजन ना भी हो, जैसे क्या हो गया कि 1947 से पहले किसी के ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रहते थे, 1947 में वो लेट से कनाडा शिफ्ट हो गए, तो उस केस में वो क्या कहलाएंगे, जो उनके एक तरह से बच्चों के बच्चे हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं भी है, उनका सिटीजनशिप नहीं भी है आज की डेट में, तब भी वो क्या कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे, क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इंडिया में रहते थे 1947 से पहले। तो
उस केस में क्या कहेंगे, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन engaged outside India in an employment or a business or a profession or in any other vocation। मतलब इंडिया से बाहर वो कोई भी काम कर रहा हो, ठीक है, इंडिया में आता हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में उसको हम कैसे रीड करेंगे, उसको हम रीड करेंगे 182 डेज से ज्यादा। मतलब उस केस में हम 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे, अगर वो व्यक्ति 182 डेज से ज्यादा इंडिया में आएगा तभी हम उसको रेजिडेंट मानेंगे। तो ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा इसलिए किया गया कि जी कोई भी पर्सन जब अनडिवाइडेड इंडिया में रहता था, मतलब उसकी रूट्स जो हैं वो इंडिया से ही हैं, तो बेसिकली बाहर वाला पर्सन अगर यहाँ पे अपनी फैमिली को मीट करने आता हो तो ऐसा ना हो कि मतलब वो व्यक्ति काम वगैरह सब कुछ बाहर करता है बट सिर्फ मिलने यहाँ पे आया अपने रिलेटिव से, तो ऐसा ना हो कि उसके इस वजह से मतलब वो अपना रिलेटिव से मिल भी ना पाए क्योंकि उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने कंडीशन उसको 60 डेज वाली उसके लिए नॉट एप्लीकेबल कर दी कि आपके लिए सिर्फ हम 182 डेज या उससे ज़्यादा ही देखेंगे। ऐसा ना हो कि आप 60 डेज वाले में फंस जाओ और आपको भी टैक्स इंडिया में पे करना पड़ जाए, क्योंकि अगर आप देखो प्रीवियस ईयर में 365 डेज है, 365 डेज का मतलब हो गया कि 120 डेज इन एवरी ईयर इन लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। तो 182 120 डेज ज़्यादा तो हो सकता है पर्सन रह ले, 120 डेज का मतलब हो गया एक तरह से 4 मंथ, तो हो सकता है वो भी क्वालिफाई हो जाए, मतलब प्रीवियस 4 ईयर्स के अंदर 365 डेज भी हो सकता है पूरे हो जाए। इस वजह से उन्होंने जो फॉरेन जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर रहते हैं उनके लिए ये एक तरह से एक्सेप्शन दी। अब बात करते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 की। एक्सेप्शन 2 जो है वो रिलेटेड है आपके डीम्ड रेजिडेंट से, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है कि कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, जो मैंने आपको बता ही दिया क्या मतलब होता है, उसकी टोटल इनकम, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब जो फॉरेन से जो उसकी इनकम आ रही है वो तो हटा दो, मतलब जो उसकी एक तरह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इंडियन टोटल इनकम, जो उसकी इंडिया से टोटल इनकम है वो अगर 15 लाख से ज्यादा है एक साल में, ठीक है, 15 लाख से ज्यादा है तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे अगर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है तो, ठीक है जी, ये तो जनरली है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि 4 साल के अंदर 365 दिन से ज्यादा रहो इंडिया में, मतलब जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा इंडिया में रहो, या फिर करंट ईयर में, पहले कंडीशन क्या पड़ती 60 डेज की, यहाँ पे इन्होंने बोला करंट ईयर में 120 डेज से ज्यादा रहो, ठीक है। यानी अब यहाँ पे 3 चीजें हो गई। ओरिजिनल कंडीशन जो है वो है 182 डेज और मोर, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है, वो किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है, 182 डेज और मोर, या फिर 365 डेज आउट ऑफ 4 ईयर्स प्लस 60 डेज इन करंट फाइनेंशियल ईयर, वो करंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, ये है किसी भी पर्सन के लिए। उसके बाद एक्सेप्शन 1 आई, एक्सेप्शन 1 आई इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर जा रहा है एज अ क्रू ऑफ इंडियन शिप। सेकेंड आया इंडियन सिटीजन जो इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, और तीसरा पर्सन आया इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया से बाहर ही रहता है, वहीं काम करता है, वहीं बिजनेस अपना प्रोफेशन वगैरह सब करता है, सिर्फ इंडिया आया है अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारी जो सेकंड कंडीशन है यानी 60 डेज प्लस 365 डेज वाली, उसकी जगह हम 60 डेज के जगह वहां पे हम 182 डेज पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सेप्शन नंबर 2 अब क्या आ गई, एक्सेप्शन नंबर 2 आ गई कि जी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, वो रेजिडेंट हम मान लेंगे उसको अगर 182 दिन से ज्यादा रहा हो। ये कंडीशन तो सेम है। सेकंड कंडीशन 60 डेज की जगह अब यहाँ पे इन्होंने कर दिया 120 डेज, कि अगर 120 डेज से ज्यादा है और प्रीवियस 4 ईयर्स के अंदर 365 डेज या उससे ज्यादा है तो उस केस में हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे इंडिया का। होप के अभी तक उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में जवाब देने की कोशिश करूंगा।
अब बात करते हैं जी डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या था। डीम्ड रेजिडेंट का मतलब है, मैंने पूरी डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया कि जी एक इंडिविजुअल, डीम्ड रेजिडेंट का मतलब है कि जी इंडिविजुअल के केस में ही डीम्ड रेजिडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा। फर्म, एओपी, एचयूएफ किसी में कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल के केस में ही हम देखेंगे। ठीक है, एक इंडिविजुअल जो कि इंडियन सिटीजन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गया इंडियन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगली बात है उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज से हटाकर। यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज का मतलब यही हो गया जो कि अक्रू और अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया, उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन सोर्सेज। जो उस व्यक्ति ने इंडिया में ही कमाई है, ठीक है, इंडिया में ही उसकी अक्रू हुई है, इंडिया में ही अराइज हुई है, या फिर इंडिया में रिसीव हुई है। ये जो नया वर्ड है रिसीव वाला, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम ये कह लेते हैं कि जो इंडिया में उसने इनकम कमाई है वो 15 लाख से ज्यादा की है ड्यूरिंग सच प्रीवियस ईयर, ठीक है। और अब यहाँ पे एक कंडीशन और आ गई, और वो किसी और कंट्री के अंदर टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है। इफ ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी, किस वजह से, बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है, या तो वो दूसरी कंट्री में रहता है या फिर उस टाइप का कोई भी क्राइटेरिया जो उस कंट्री ने सेट कर रखा हो जिसकी वजह से वो उस कंट्री के अंदर टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। उस केस में हम उसको क्या मान लेंगे, उसको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, चाहे वो है या चाहे वो नहीं है। जबरदस्ती हम उसको ये बोल देंगे कि जी आप क्योंकि इंडिया के सिटीजन हो, आपकी इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो हम आपको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। इसमें इसमें एक चीज है कि आपको इंडिया का रेजिडेंट मान लेने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपको अपनी ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है, ठीक है। जो भी डीम्ड रेजिडेंट होगा वो हमेशा एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब कि रेजिडेंट तो है बट आम तौर पे रेजिडेंट नहीं है वो, ठीक है, हमेशा यही कहलाएगा। और इस केस में आपको कुछ छूट मिलती है कि इस केस में आपको अपनी ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं देना होता, सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स देना होता है। ये बेसिकली जो अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2020 से लाई गई है, इसीलिए लाई गई थी कि एक सिनेरियो था जो छूट रहा था जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उस केस सिनेरियो में भी इंडिया में हमें टैक्स मिल जाए, उस चीज के लिए ये लोग ये प्रोविजन लेकर आए। अब बात करते हैं जी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, जो हम बार बार बोल रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है, ये हम पता कैसे चलेगा कि कोई पर्सन रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो ये पता चलेगा हमें इस क्राइटेरिया की मदद से। यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया सेट करा है एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। मतलब अगर आप सेक्शन 6 में जाके देखोगे सबसेक्शन 6 को, तो वो आपको बताएगा कि जी ये क्राइटेरिया है, अगर इस क्राइटेरिया में कोई बंदा फॉल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि जी रेजिडेंट तो है बट आमतौर पे रेजिडेंट नहीं है। तो कंडीशन क्या क्या दी उन्होंने कि जी सबसे पहली कंडीशन है कि वो पर्सन पिछले, मतलब जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल से पिछले 10 सालों के अंदर 9 साल नॉन रेजिडेंट रहा हो, मतलब वो इंडिया का निवासी ना रहा हो। इंडिया का निवासी किस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब कि इनकम, आपको इनकम टैक्स एक्ट में चेक करना है कि वो सेक्शन 6(1) के अंदर रेजिडेंट ना रहा हो पिछले, जिस प्रीवियस ईयर के हम कंप्यूट कर रहे हैं उससे पिछले 10 साल के अंदर। सेकंड सेकंड कंडीशन है कि जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे पिछले 7 सालों के अंदर 729 दिन या उससे कम इंडिया में रहा हो, ठीक है। इफ सच इंडिविजुअल हैज ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस, ठीक है, 729 दिन या उससे कम पिछले 7 सालों में इंडिया में रहा हो। उसके बाद जो आपकी थर्ड कंडीशन है और जो फोर्थ कंडीशन है वो आपकी फाइनेंस एक्ट 2020 से ऐड हुई है कि जी कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा की है,
ठीक है, और वो इंडिया में 120 दिन से ज्यादा रहा है बट 182 दिन से कम रहा है। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अ, जो कि मैंने आपको बताया कि रेजिडेंट अगर जो हमारी ये एक्सेप्शन नंबर 1 की सेकंड वाले में क्वालिफाई हुआ है, मतलब कि वो 120 डेज या उससे ज़्यादा की वजह से इंडिया में रेजिडेंट हुआ है, तो उस केस में हम, क्योंकि अगर मान लीजिए वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा होगा तो स्ट्रेट अवे वो रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, वो एक जर्नल उसमें आ जाएगा, बट यहाँ पे वो रेजिडेंट क्यों बना है? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। ठीक है, इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में 120 दिन से ज़्यादा रहा है बट 182 दिन से कम रहा है, क्योंकि 182 दिन से ऊपर जाते ही तो वो तो जर्नल वाले में आ जाएगा। यहाँ पे उसको स्पेसिफिक में घुसेड़ा है कि भैया तू इंडियन सिटीजन है इसलिए तेरे को रेजिडेंट बना रहे हैं हम। ठीक है, अगर तू मान ले इंडियन सिटीजन नहीं होता फिर तो तेरे पे नॉर्मल क्राइटेरिया लगता, इंडियन सिटीजन है इसलिए तेरे को इस क्राइटेरिया में डाल रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, ताकि हम आपको वो वाली इनकम टैक्स कर सके जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मान लो 182 दिन से ज्यादा हो तो आप वैसे ही रेजिडेंट बन गए। ठीक है, उसके उसके बाद तो फिर हम आपकी फर्स्ट और सेकंड वाली कंडीशन देखेंगे। 182 दिन से कम हो बट 120 दिन से ज्यादा हो, तो उस केस में हम आपको नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट मानेंगे। अगला है कि जी कोई भी पर्सन जो डीम्ड रेजिडेंट है 6(1)(a) के अंदर, जो हमने अभी सेक्शन पढ़ा था इससे पहले वाला डीम्ड रेजिडेंसी का, कि कोई भी पर्सन इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट अगर इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा की है इंडियन इनकम, और उसकी किसी और कंट्री में टैक्स नहीं लगा क्योंकि वो वहां पे रहता है इस वजह से, या उसकी टाइप का कोई भी सिमिलर नेचर, तो उसको हम इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। तो जो हमने वहां पे उसको रेजिडेंट माना था, यहाँ पे वो बोल रहा है कि उस वाले रेजिडेंट को हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही मानेंगे, जो मैंने वहां पे भी आपको क्लैरिफाई कर दिया था। अच्छा, वहां पे एक चीज और क्लैरिफाई करनी रह गई थी, वो क्या है? यहाँ पे इन्होंने बोला है ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पे कई लोगों ने बोला जी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वहां पे अगर वैट पे कर रहा है या लेट से वहां का कोई अपना जीएसटी है वो पे कर रहा है, ठीक है, अगर इस टाइप का कोई टैक्स पे कर रहा है तो क्या तब भी वो यहाँ पे टैक्स पे, मतलब उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे या उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि उसने तो वहां पे टैक्स पे कर दिया और आपने लिखा है कि नॉट लाइबल टू पे टैक्स, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात आई, अच्छा ठीक है हमें समझ में आ गया कि आप डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हो। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है नॉट लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है, लाइबल वर्ड लिखा है, तो अब उन्होंने बोला कि जी अगर मान लो मैंने वहां पे टैक्स अल्टीमेटली कुछ नहीं दिया, जीरो दिया, क्योंकि मेरे को एग्जम्पशन मिल गई थी। जैसे इंडिया के अंदर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसके ऊपर जाते हो तो 5 लाख तक उन्होंने टैक्स फ्री कर रखा, रिबेट मिल जाती है आपको। ठीक है, इस टाइप की किसी रिबेट की वजह से या किसी बेसिक एग्जम्पशन की वजह से मेरे को टैक्स ही पे नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो क्या वो वाले केसेस भी यहाँ कवर हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे वो केसेस कवर होंगे जहां पे आप लाइबल ही नहीं हो। मतलब कि अगर आपको एग्जम्पशन मिली है और उसके बाद आपने टैक्स नहीं पे करा तो इट्स ओके, उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे आप लाइबल थे। ठीक है, हमेशा हर टैक्स में दो चीजें होती हैं, एक लेवी और एक कलेक्शन। ठीक है, लेवी का मतलब कि आपको वो चीज आपके ऊपर लग रही है। ठीक है, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सिंपल वे में समझे तो लेट्स से कोई अगर सैलरीड एम्प्लॉय है, ठीक है, तो सैलरीड एम्प्लॉय सबसे पहले वो इनकम कमाएगा। इनकम कैसे कमाएगा? महीने भर वो पूरी अपना अपना टाइम देगा, अपनी सर्विसेज देगा, तब जाके उसकी सैलरी ड्यू होएगी उसके साल के महीने के आखिरी दिन पे। ठीक है, और उसके बाद उसको कलेक्ट करेगा, लेट से 1 से लेके 10 तारीख या 15 तारीख जब तक भी उसकी सैलरी आती होगी तो उसको वो कलेक्ट करेगा। तो सबसे पहले उसको वो चीज कमानी पड़ती है और उसके बाद उसको कलेक्ट करता है। ये हो गया इनकम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टैक्सेस के रिस्पेक्ट में क्या होता है? सबसे पहले वो चीज लेवी होगी। टैक्स का मतलब क्या हो गया? टैक्स का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट ने उस चीज को ऑथोराइज कर रखा है कि आपको
ये टैक्स पे करना है, उसकी पार्लियामेंट ने या उसकी कोई लोकल अथॉरिटी ने या फिर उसके किसी लेट्स से स्टेट लेजिस्लेचर ने उस चीज को पहले तो पास किया होगा कि जी आपको ये टैक्स हमारे को देना है ताकि हम आपके वेलफेयर पे खर्च कर सके। तो सबसे पहले हो गई लेवी कि आपको वो चीज देनी है। उसके बाद हो गई कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि टैक्स लेवी होना चाहिए। अगर मान लो एक सिनेरियो है कि आपकी कंट्री में कोई टैक्स लॉ ही नहीं है, ठीक है, आपकी कंट्री में उन्होंने बोल रखा है कि जी हम यहाँ पे टैक्स लेते ही नहीं है, उस केस में ही आप यहाँ पे कवर होगे, उस केस में ही आपको इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे। अगर आपकी कंट्री में टैक्स लगता है बट आपने पे नहीं करा, क्यों नहीं पे करा? क्योंकि आपको कोई एग्जम्पशन वगैरह मिल गई थी, या लेट से आपने नहीं पे करा, आपने डिफॉल्ट कर दिया, उस केस में भी आपको वो इंडियन रेजिडेंट नहीं मानेंगे। इंडियन रेजिडेंट तभी मानेंगे कि आप इंडियन सिटीजन हो और आपने उस कंट्री में लायबल थे ही नहीं टैक्स पे करने के लिए, उस कंट्री में टैक्स है ही नहीं, तभी आपको लायबल मानेंगे। तो दो चीजें थी वो मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई आपको कर दिया है, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया। तो जी सीधा सा मतलब है कि इस कंडीशन जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में 4 कंडीशन लिखी हुई हैं, इस कंडीशन में अगर आप सारी ही कंडीशन में फॉल नहीं हो रहे, एक भी कंडीशन में फॉल हो गए, तो आप क्या कहला जाओगे? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर चारों ही कंडीशन आपके ऊपर नहीं लग रही, मतलब कि ऐसा कब हो सकता है? लेट्स से कि आप आज तक इंडिया में ही थे, इंडिया से बाहर कभी गए नहीं, करंट ईयर में भी इंडिया में ही थे। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट रहना चाहिए, आप तो 10 में से 10 साल ही रेजिडेंट हो, छोड़ो। तो सेकंड कंडीशन में आते हैं जी 7 में से 729 दिन से कम इंडिया में होना चाहिए, या तो 7 में से 7 के 7 साल पूरे इंडिया में ही हो, ठीक है। इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए जो 120 दिन से 182 दिन, इसमें आप फॉल करोगे ही नहीं क्योंकि आप ऊपर वाली दो कंडीशन में आ गए, ठीक है। ये भी बाहर डीम्ड रेजिडेंट आप हो नहीं 6(1)(a) के अंदर क्योंकि आप सेक्शन 6 में हो। अच्छा, सेक्शन 6(1)(a) में एक और चीज उन्होंने क्लैरिफाई करी। सेक्शन 6(1)(a) में उन्होंने क्या क्लैरिफाई करा? हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन। तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें वो बंदा इंडिविजुअल भी है, इंडियन सिटीजन भी है, ठीक है। उसकी इनकम लेट से 15 लाख से ज्यादा की भी है, तो वो नॉर्मल में तो क्वालिफाई हो ही रहा है, जो आज तक इंडिया से बाहर नहीं गया, नॉर्मल में तो क्वालिफाई हो भी रहा है, यहाँ पे भी क्वालिफाई हो रहा है। तो उस चीज के लिए उन्होंने एक और चीज क्लैरिफाई करी, हाउएवर दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 6(1)। यानी कि सबसे पहले आपको सेक्शन 6(1) लगाना है, फिर आपको सेक्शन 6(1)(a) में आना है। क्योंकि ऐसा हो क्या रहा था कि इनकी जो ड्राफ्टिंग है वो इस तरह से हुई कि ये गवर्नमेंट को ही बैकफायर कर गई। तो जो एक नॉर्मल रेजिडेंट था जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, वो भी इस प्रोविजन की वजह से नॉट ऑर्डिनरी में घुस गया, क्योंकि इसको उन्होंने वहां पे क्या डिफाइन कर दिया कि अगर आप सेक्शन 6(1) के अंदर हो, यहाँ पे ये यहाँ पे उन्होंने एक डिफाइन कर दिया कि अगर आप सेक्शन 6(1) के अंदर हो तो आप क्या कहलाओगे? आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाओगे। तो उनको बैकफायर कर रहा था, इसलिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि सबसे पहले तो आप सेक्शन 6(1) में चेक करो कि आप वहां पे रेजिडेंट हो या नहीं हो। अगर आप सेक्शन 6(1) में रेजिडेंट हो तो फिर आप सेक्शन 6(1)(a) के अंदर नहीं आओगे। तो इसलिए हमारे जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई, तो उस केस में हम क्या कहलाएंगे? उस केस में हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आप चाहो तो इसको इस स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद भी करके देख सकते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल है डॉक्टर चार्ल्स, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो कि 102 दिन इंडिया में विजिट करते हैं, और ये प्रैक्टिस वो पिछले 10 साल से फॉलो कर रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अब आपको उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 21-22 की, तो हमारा मतलब है प्रीवियस ईयर 2021। तो पहला केस हो गया इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है प्रीवियस ईयर 2021 का। सेकंड हमारा हो गया कि अगर डॉक्टर चार्ल्स जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट है उनकी जगह मिस्टर गंगाधर शास्त्री होते तो क्या सिनेरियो रहता, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट हैं और अमेरिका में रहते हैं, इंडियन कंपनी में काम करते हैं और अमेरिका के अंदर अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
और तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि अगर गंगाधर शास्त्री 102 दिन की जगह 120 दिन इंडिया में आते तो हमारा आंसर क्या होता, मतलब हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस उस केस में क्या निकलता। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि 21-22 के लिए डॉक्टर चार्ल्स की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो इसको अगर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या डॉक्टर चार्ल्स रेजिडेंट हैं या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो उनका पीरियड ऑफ स्टे अगर हम देखें तो करंट ईयर में उनका पीरियड ऑफ स्टे है 102 दिन। और अगर आपको याद हो तो हमारी कंडीशन क्या थी रेजिडेंट चेक करने के लिए कि करंट ईयर में स्टे होना चाहिए 182 डेज और मोर। तो उस कंडीशन में तो फॉल कर नहीं रहे। तो अब आते हैं हम अपनी सेकंड कंडीशन में रेजिडेंसी की। तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी। सेकंड कंडीशन हमारी थी कि वो पर्सन करंट ईयर में 60 डेज से ज़्यादा रहा होना चाहिए और प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज और उससे ज़्यादा रहा होना चाहिए। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो 2021 हमारा हो गया करंट ईयर जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। और उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन से हो गए, 4। प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1819, प्रीवियस ईयर 1718 एंड प्रीवियस ईयर 1617। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमें पता ही था कि 102 दिन वो हर साल आते हैं। तो अकॉर्डिंगली पिछले 4 साल में वो कितने दिन आए हैं, 408 दिन। और करंट ईयर में भी 102 दिन आए थे। तो करंट ईयर में 60 डेज से ज़्यादा आ गए और प्रीवियस 4 ईयर्स के अंदर 365 डेज से ज़्यादा हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट कहलाएंगे। अब बात आते हैं कि जी रेजिडेंट हो गए तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, ये चेक करना कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन थी कि 10 में से 9 साल नॉट रेजिडेंट होने चाहिए। तो इसमें से तो हर साल वो 102 दिन आ ही रहे हैं। तो नॉट रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया हमारा, नॉट रेजिडेंट का मतलब हो गया कि जो पर्सन रेजिडेंट नहीं है। और रेजिडेंट का मतलब क्या है, जो पर्सन रेजिडेंट है एज पर सेक्शन 6। और सेक्शन 6 बोलता है 182 डेज और 60 डेज। यानी कि जहां पे उन्होंने ये लिखा कि 10 में से 9 साल नॉट रेजिडेंट होना चाहिए, तो वहां पे उसका मतलब क्या है कि सेक्शन 6(1) में क्वालिफाई नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 6(1) में 182 डेज है, उसमें तो क्वालिफाई हो ही नहीं रहे हैं। और सेकंड कंडीशन में भी हमने ऊपर देखा क्वालिफाई हो चुके हैं। तो यानी कि वो नॉन रेजिडेंट तो नहीं है 10 में से 9 साल, मतलब वो 10 में से 9 साल रेजिडेंट है। मतलब 10 में से 10 साल भी हो सकता है रेजिडेंट रहे हो। ठीक है। तो वहां पे कंडीशन ये है कि एक 9 साल नॉन रेजिडेंट होना चाहिए और 1 साल, अगर हम दूसरे शब्दों में बोले कि 1 साल से ज्यादा रेजिडेंट होना चाहिए। तो हमारे केस में तो वो 1 साल से ज्यादा रेजिडेंट थे, तो पहली कंडीशन तो हमारे में लगेगी नहीं। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, पिछले 7 सालों के अंदर 729 दिन या उससे कम इंडिया में रहा हो पर्सन। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में वो 729, हमारे केस में वो 102 दिन एवरी ईयर आ रहे हैं। तो 102 दिन का मतलब हो गया 714 डेज। अगर आप कैलकुलेशन देख रहे हो साइड में तो यहाँ पे आ रही है, हमें प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स देखने हैं। तो वो 1920 से लेकर 1314 तक हो गया हमारा। तो 102 दिन के हिसाब से हमारे डेज बने 714, जो कि हैं 729 डेज या उससे कम। यानी कि हमारी कंडीशन यहाँ पे हिट हो गई। और कंडीशन हिट होने का मतलब है कि आप क्या हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये वाले डॉक्टर चार्ल्स करंट ईयर असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 के लिए क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट्स टू मिस्टर गंगाधर शास्त्री एंड इंडियन साइंटिस्ट हु रिजाइड्स इन अमेरिका एंड वर्क फॉर एन इंडियन कंपनी एंड रिप्रेजेंट इंडिया इन अमेरिका। ठीक है जी, इंडियन कंपनी के लिए काम करते हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिका के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे समझे तो ये है गंगाधर शास्त्री इंडियन सिटीजन है पहली बात, क्योंकि वहां पे उन्होंने लिखा था गंगाधर शास्त्री एन इंडियन साइंटिस्ट। इंडियन साइंटिस्ट का मतलब है कि इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडियन ओरिजिन का मतलब है कि इंडियन सिटीजन है। तो इंडियन सिटीजन गंगाधर शास्त्री हैं और वो इंडिया से बाहर क्यों गए हैं, वर्क वोकेशन या एक तरह से जॉब के लिए। तो जॉब के लिए जब जाते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है रेजिडेंसी चेक करने की, 182 डेज या मोर, या करंट ईयर में 182 डेज या मोर और प्रीवियस ईयर 365 डेज आउट ऑफ 4 ईयर्स। तो क्योंकि दोनों 182 डेज की कंडीशन है तो हमें सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है। तो करंट ईयर में वो 102 दिन ही रहे थे, तो इस केस में स्ट्रेट अवे वो क्या हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया।
अब आती है अगली कि जी मिस्टर शास्त्री, तीसरा क्वेश्चन हमारा था, व्हाट वुड बी द आंसर इफ मिस्टर गंगाधर शास्त्री हैड विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टीड ऑफ 102 डेज। अगर वो इंडिया 120 दिन के लिए आते तो क्या सिचुएशन होती। तो अब अगर आपको याद हो तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और आप इंडिया के अंदर 120 दिन से ज्यादा रहते हो, हमारी एक्सेप्शन नंबर 2, तो आप क्या कहलाओगे, आप रेजिडेंट कहलाओगे। तो इस केस में क्योंकि वो 120 दिन रहे हैं करंट ईयर में, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे रेजिडेंट। और जो भी इसके अंदर फॉल करता है इस वाली कंडीशन के अंदर रेजिडेंसी की, उसके लिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर उन्होंने डिफाइन किया था सी के अंदर कि जी जो भी इंडियन सिटीजन जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो इंडिया में रहा है 120 दिन से ज्यादा बट 182 डेज से कम, तो उस केस में उसको हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। तो इस केस में ये क्या हो जाएंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है जी। अब अगर हम अपना पूरा चार्ट समझे तो उसको हम अभी तक का जितना पढ़ा है उसको इस टाइप में समराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 6(1) कि जी एक इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट कहलाएगा अगर वो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहा है, प्लस या फिर वो इंडिया में रहा है पिछले 4 सालों में से 365 दिन या उससे ज्यादा, और करंट ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा। अब बात आती है सेक्शन 6(1)(a) की। इसमें हमने पढ़ा था कि जी डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, और सेक्शन 6(6) में हमने पढ़ा था कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। इसमें उन्होंने 4 कंडीशन डिफाइन करी थी। वो 4 कंडीशन हमने यहाँ लिख दिए कि 10 में से 9 साल नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, 7 में से 729 दिन या उससे कम इंडिया में रहा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पीआईओ है, पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 120 दिन से ज्यादा या 182 दिन से अगर कम रहा है तो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। और अगर डीम्ड रेजिडेंट के है वो सेक्शन 6(1)(a) वाला, तब भी वो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। तो अगर ये 4 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन आपके ऊपर लग रही है तो आप क्या हो जाओगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर एक भी कंडीशन नहीं लग रही तो आप क्या कहलाओगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये हमारी एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 2। ये हमारी एक्सेप्शन किसकी थी, सेक्शन 6(1)(a)(1) की, बी वाले पॉइंट की। बी वाला पॉइंट कौन सा था, 60 डेज और 365 डेज वाला। तो ये उनकी 2 एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे हमें 60 डेज की जगह पहली वाली एक्सेप्शन में 182 डेज पढ़ना है और सेकंड वाली एक्सेप्शन में 120 डेज समझना है। तो ये हमारा पूरा समरी हो गई। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लेके अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। अब बात करते हैं जी एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। तो एचयूएफ में मैंने आपको बताया था कि जनरली 2 ही चीजें होती हैं, रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये जनरल बात है। तो एचयूएफ होती क्या है, एचयूएफ का मतलब हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जनरली जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है कर्ता। उसका कर्ता मतलब प्रिंसिपल, एक तरह से हेड ऑफ द फैमिली। तो एचयूएफ के अंदर हम बोलेंगे जी एचयूएफ जो है रेजिडेंट कब हो जाएगी, अगर उसका कंट्रोल और उसकी मैनेजमेंट जो है वो पूरी या कुछ उसका पार्ट इंडिया से हो रहा है। एचयूएफ को इंडिया कब मान लेंगे, जब उसका कंट्रोल या तो वो कंट्रोल इंडिया से हो रही हो या फिर मैनेज इंडिया से हो रही हो, ठीक है। दूसरा नॉन रेजिडेंट कब मान लेंगे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि जब वो कंट्रोल या मैनेज कहां से हो रही हो, इंडिया के बाहर से हो रही हो। तो यहाँ पे एक वर्ड समझ में आता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब हो गया सेंट्रलाइज कंट्रोल। यहाँ पे ये सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब हो गया जहां पे मेजर डिसीजंस जो आपके लिए जा रहे हैं उसको छोड़ दो कि डे टू डे ऑपरेशंस कहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। 2 चीजें होती हैं। अब लाइक एक कंपनी है, उसकी बोर्ड मीटिंग अलग, बोर्ड मेंबर्स अलग होते हैं और उसकी गवर्निंग बॉडी अलग होती है। तो यहाँ पे हमें जिस टाइप से कंपनी में चलता है उसी टाइप से एचयूएफ में है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो हो सकता है अलग हो, और जो ऑपरेटिंग अथॉरिटी है जो ऑपरेशन करती है सारे और जो डे टू डे एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व रहती है वो अलग हो। तो हमें डे टू डे एक्टिविटीज नहीं देखनी है उसकी कि डे टू डे एक्टिविटीज कहाँ पर हो रही है, हमें ये देखना है कि उसका
जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो कहाँ पर है, वो डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं। अगर विद इन इंडिया में है तो वो इंडियन कहलाएगी, रेजिडेंट कहलाएगी वो एचयूएफ, और अगर बाहर से लिए जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया से तो वो बाहर से कहलाएगी। तो बेसिकली ये देखना है हमारे को कि हमारे डिसीजंस मेजर जो अफेक्टिंग डिसीजंस है, जो हमारे मेजर डिसीजंस है वो कहाँ से लिए जा रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द बिजनेस में बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड येट इट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में बी होनली विद इन इंडिया। तो ये भी हो सकता है कि बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया चल रहा हो, बट उसका मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से हो रहा हो, लाइक कॉल पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या किसी भी तरीके से, कि पर्सन जो है जो उसका करता है वो इंडिया में रह रहा है, बट जो एचयूएफ है उनकी जो ऑपरेशन जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस कर रही है अमेरिका में या किसी और कंट्री के अंदर। ठीक है, तो देयरफॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज सेड टू बी सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द हेड एंड ब्रेन ऑफ द एडवेंचर इज सिचुएटेड। ब्रेन एंड हेड का मतलब हो गया जो भी डिसीजन मेकर है वो कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, द प्लेस ऑफ कंट्रोल में बी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल प्लेस ऑफ रनिंग द बिजनेस एंड समटाइम्स इवन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एसएससी। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा इंडिया में है तो मेरा कंट्रोल भी इंडिया में ही होगा। ठीक है, प्लेस ऑफ कंट्रोल वहां होगा जहां से डिसीजन लिए जा रहे हैं। दिस इज बिकॉज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस नीड नॉट नेसेसरीली बी डन फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस और फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो बंदा अपने जो भी डिसीजन है अपने प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस से ही लेता हो। घर पे बैठ के भी वो डिसीजन ले सकता है या किसी और प्लेस पे बैठ के भी वो डिसीजन ले सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके रजिस्टर्ड ऑफिस को ही हम देखेंगे कि वहीं पे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डू इम्प्लाई द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग पावर एट पर्टिकुलर प्लेस विद सम डिग्री ऑफ परमानेंस। ठीक है, जहाँ पे वो मेजरली वो डिसीजन लिए जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक डिसीजन बाहर ले लिया तो हम उसको बाहर की बोल देंगे। मेजरली लेट से आपने 10 डिसीजन लिए पूरे साल में, या लेट से 10 बार मीटिंग करी, तो उस 10 में से मेजोरिटी जो डिसीजन होने चाहिए वो इंडिया में होने चाहिए अगर रेजिडेंट के लाना है, या इंडिया से बाहर होने चाहिए अगर नॉन रेजिडेंट के लाना है। तो ये हमारा था एचयूएफ का रेजिडेंसी स्टेटस निकालने के। अब बात करते हैं कि रेजिडेंट, अब हमने पहला चार्ट था उसमें पढ़ा था कि जी इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी निकालते हैं। क्योंकि एचयूएफ क्या है, एचयूएफ आपका एक कॉन्सेप्ट है फॉर, मतलब इट नॉट अ प्योरली सेपरेट लीगल एंटिटी बट अ कॉन्सेप्ट विच इज फॉलोज इन इंडिया स्पेसिफिकली फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के जी। जो भी हिंदूज हैं, मतलब बेसिकली इट इज गवर्न बाय हिंदूज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर इसके अलग मैनेजमेंट वगैरह एक्ट हैं, उसके थ्रू ये गवर्न होगा। ठीक है, तो बेसिकली एचयूएफ जो है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, एचयूएफ अपना रिप्रेजेंट होता है कर्ता के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कर्ता रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि जितने भी डिसीजन होते हैं एचयूएफ के वो जर्नली कर्ता के द्वारा लिए जाते हैं। तो इस केस में हम कर्ता को देखेंगे कि कर्ता अगर रेजिडेंट है इन हिज पर्सनल कैपेसिटी तो एचयूएफ भी रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी, अगर कर्ता रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो। और अगर कर्ता रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो एचयूएफ भी अकॉर्डिंगली कर्ता को ही फॉलो करेगी और वो भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। तो सेम इसमें भी वही कंडीशन है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली, कि 10 में से 9 साल नॉट रेजिडेंट होगा तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और 7 साल में 729 दिन या उससे कम इंडिया में रहा है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों ही कंडीशन नहीं है तो रेजिडेंट। यहाँ पे हमने इसको जस्ट उसी बात को उल्टा करके लिखा है। तो जो भी आपको रेफर करना है वो रेफर, कई जगह आपको सुनने को मिल जाएगा कि जी 10 में से 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए तो आप रेजिडेंट हो जाओगे। ठीक है, इसी तरह से 730 दिन या उससे ज़्यादा अगर इंडिया में रहे हो 7 साल में से तो आप रेजिडेंट हो जाओगे। तो अकॉर्डिंगली चल रहा है कि आप नॉट रेजिडेंट देख रहे हो या रेजिडेंट। एक्ट में जो लिखा है, एक्ट में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट डिफाइंड है, रेजिडेंट डिफाइंड नहीं है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कई बार लोग बोल देते हैं 10 में से 2 साल रेजिडेंट है और 7 साल में से 710 दिन या उससे ज़्यादा जो है वो इंडिया में रहा है तो आप रेजिडेंट हो गए। और हमारे एक्ट में लिखा हुआ है रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए, और हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि जी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब ये, तो अकॉर्डिंगली लोग उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं।
तो ये हमारी समरी है जो भी हमने एचयूएफ के लिए पढ़ा है कि जी हमें बेसिकली कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना है। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो नॉन रेजिडेंट, और अगर इंडिया में है तो फिर हमें देखना है कि जी उसका कर्ता लास्ट 2 साल के उसका कर्ता कहाँ पर, उसका कर्ता रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो अकॉर्डिंगली उसका स्टेटस डिसाइड हो जाएगा। अगर कर्ता ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो एचयूएफ भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी, और अगर कर्ता नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो एचयूएफ भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं कंपनीज के रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो कंपनीज में भी सेम वही सीन है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अगर कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो रेजिडेंट, भले ही वो ऑपरेशन कहीं पे भी कर रही हो, ऑफिस कहीं पे भी खोला है दुनिया में, कहीं पे भी, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो कंपनी रेजिडेंट ही कहलाएगी। और दूसरा है अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जहाँ पे की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन लिए जा रहे हैं। मतलब कोई फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में आती है और अपने सारी बोर्ड मीटिंग्स जो है, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी जो है वो 2 तरीके से वो बेसिकली उसके डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, उसके बोर्ड के थ्रू। ठीक है, तो उसकी बोर्ड जहां पे भी बैठी होगी यही माना जाएगा कि उसके जो भी डिसीजन है वो वहां लिए गए हैं। तो अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम जैसे इंडिया के अंदर मेजरली रेजिडेंसी प्रिंसिपल फॉलो होता है। एक होता है सोर्स ऑफ इनकम, एक होता है रेजिडेंसी ऑफ इनकम। तो इंडिया में मोस्टली रेजिडेंसी फॉलो किया जाता है। धीरे धीरे अब वो सोर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो सोर्स के भी काफी सारे प्रोविजन इसमें है। बट क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस प्योरली रेजिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे वो ये देखते हैं कि जी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स नहीं छूटना चाहिए हमारी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट रेजिडेंसी से जाओ या सोर्स से जाओ, अल्टीमेटली ये है कि मेरे को टैक्स पूरा मिल जाए। तो अभी भी उनका इससे मतलब पूरा हो रहा है, तो अभी भी उन्होंने रेजिडेंशियल स्टेटस को अभी एज इट इज रख रखा है। जिस दिन उनका पर्पस इससे पूरा कंप्लीटली डिफीट होने लग जाएगा या उनका पर्पस पूरा सॉल्व नहीं होने होएगा, उस दिन वो इसको शिफ्ट कर लेंगे कंप्लीटली सोर्स पे या किसी और मेथड पे जो कि मोर अप्रोप्रिएट होगा। तो अभी के लिए प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि अगर फॉरेन कंपनी कोई इंडिया में आके ऑपरेट करती है और इंडिया में आके अपने मेजरली डिसीजन लेती है, ठीक है, जरूरी तो है नहीं बोर्ड मीटिंग उसी कंट्री में हो, किसी भी कंट्री में हो सकती है बोर्ड मीटिंग। तो अगर मान लीजिए जो मेजर, अगर मान लो उन्होंने 10 बोर्ड मीटिंग करी है और 10 में से मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुई है, तो उस केस में हमें कहा जाएगा कि वो फॉरेन कंपनी, भले ही इंडिया में उसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग इंडिया में हुई है, बट फिर भी वो फॉरेन कंपनी क्या कहलाएगी, इंडियन रेजिडेंट कहलाएगी। ठीक है, और इसमें नॉट ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी का तो कोई सीन ही नहीं है, तो इसलिए वो कंप्लीटली रेजिडेंट हो जाएगी। तो अगर इसी को हम चार्ट के थ्रू समझे, तो अगर इंडियन कंपनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा का सीधा रेजिडेंट हो गई। ठीक है, यानी उसकी ग्लोबल इनकम जो भी है वो इंडिया में टैक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर वो इंडियन रेजिडेंट नहीं, इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है, तो फिर हम चेक करेंगे पोयम। पोयम का मतलब हो गया प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम उसका पोयम चेक करेंगे, और अगर पोयम इंडिया में निकला तो रेजिडेंट, इंडिया में नहीं निकला तो नॉट रेजिडेंट। अब पोयम कैसे निकालते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको कभी बाद में समझेंगे, अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं। अब बात आती है जी फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज, इन सब में सेम वही है कि ऑपरेशन कहाँ, मतलब सॉरी, कंट्रोल एंड मैनेज कहाँ से हो रही है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो इंडियन है, मतलब रेजिडेंट है, और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो नॉट रेजिडेंट है। अगेन कंट्रोल मैनेजमेंट का सेम वही फॉर्मूला जो हमने एचयूएफ में पढ़ा था कि जी मेजरली डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है, जो डिसीजन मेजर जहाँ से लिए जा रहे हैं वहाँ को देखेंगे। हमें ये देखना है कि जो जो डिसीजन ले रही है अथॉरिटी वो कहाँ पर है। अगर वो इंडिया में है तो हमारी ओपी बीओआई फर्म भी इंडियन हो गई, और अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो हमारी फर्म भी नॉट रेजिडेंट। और एक यहाँ पे अगेन वही, एक नहीं देखना है, मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस देखने हैं। तो ये था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। अब यहाँ पे हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। अभी तक हमने बात करी थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालें। अब हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया, उसके बेसिस पे अब कितनी इनकम को टैक्स करना है। ठीक है, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है, रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि
उसके अंदर अब हमने एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया, अब या तो बंदा रेजिडेंट निकलेगा या नॉट रेजिडेंट निकलेगा। और अगर इंडिविजुअली एचयूएफ है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट निकलेगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट निकलेगा, या फिर एक नया कॉन्सेप्ट पिछली बार से जुड़ा है वो है डीम रेजिडेंट निकलेगा। तो इनमें से कोई एक ही निकल सकता है। तो अब ये निकलने के बाद हम ये देखेंगे कि किस किस के अंदर कितनी कितनी इनकम हम उसको टैक्स करेंगे। ठीक है, तो अब स्कोप ऑफ इनकम हमें क्या बताती है, 3 चीजें बताती है। स्कोप ऑफ इनकम निकालने के लिए 3 चीजें देखनी है। पहला रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरा कि जी प्लेस ऑफ अक्रूवल और रिसिप्ट ऑफ इनकम। मैंने अभी पहले बोला था कि 3 चीजें होती है, अक्रूवल, अक्रू, अराइज एंड रिसीव। ठीक है, अक्रू अराइज तो हमने थोड़ा बहुत समझा था, यहाँ पे हम रिसीव भी समझेंगे। ठीक है, तो अब 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे कि इनकम अक्रू कहाँ हुई है। ठीक है, और इनकम रिसीव कहाँ हुई है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम के जी इनकम रिसीव कब हुई है। ठीक है, एक इनकम अक्रू हो सकता है 1 साल में हुई हो और एक इनकम रिसीव हो सकता है अगले साल में हुई हो। तो पॉइंट ऑफ टाइम समझेंगे और वो टैक्स कब होएगी इस चीज को समझेंगे। तो बेसिकली ये 3 चीजें चाहिए होती है हमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम निकालने के लिए, मतलब कितनी इनकम को हम टैक्स करें 1 साल के अंदर, वो चीज को पता करने के लिए हमारे को 3 चीजें जरूरत है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़ लिया, अब हम बाकी 2 चीजें पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं रेजिडेंट के केस में हमारी स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या रहेगी। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट का यहाँ पे मतलब ये है कि फर्म, एओपी और क्या नाम है आपका कंपनीज वगैरह के केस में जो रेजिडेंट वाला स्टेटस है, मतलब वहाँ पे तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ही है, तो जो रेजिडेंट वाला स्टेटस है यहाँ पे हम उसकी भी बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, और कंपनी फर्म वगैरह के केस में हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारा सेक्शन 5 इस चीज से डील करता है। सेक्शन 5 कहता है कि जी कोई भी इनकम, टोटल इनकम ऑफ अ रेजिडेंट असेसी वुड कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीजें कंसिस्ट होगी जी, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब अगर कोई इनकम उसको बाहर से सीधा इंडिया में रिसीव हुई है, ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, इंडियन इनकम। ठीक है जी, तो ये अगर आप समझ रहे हो तो ये हो गया सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे, ये रेजिडेंसी के बेसिस पे नहीं है। मतलब जो इनकम उसने रिसीव करी, यहाँ पे भी रेजिडेंसी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसको रिसीव कहाँ से हुई। रेजिडेंसी इसके बाद आएगी कि जी वो बंदा रेजिडेंशियल स्टेटस उसका इंडियन था या कहाँ का था। ठीक है जी, अब सेकंड है उसका इनकम विच अक्रूज और अराइजेज और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ये अक्रू और अराइज ये हम अभी समझेंगे दोबारा से डिटेल के अंदर। अभी हम समझते जी अक्रू और अराइज का मतलब हो गया कोई भी जो इंडिया में ही जनरेट हुई हो इनकम, वो एक तरह से हो गई अक्रू और अराइज इन इंडिया। अब तीसरी इनकम आती है अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये 3 चीजें हमारी रेजिडेंशियल के अंदर कवर हो जाएंगी। मतलब अगर कोई बंदा रेजिडेंट है तो उसकी इंडिया की इनकम और इंडिया के बाहर की इनकम दोनों इंडिया में ही टैक्स होंगी। ठीक है, पहला हो गया इंडिया इनकम जो है वो इंडिया में रिसीव होनी चाहिए, दूसरा इंडिया में उसने कमाई होनी चाहिए, या तीसरा उसने इंडिया के बाहर भी कमाई हो। अब यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस घुस गया कि जी अगर उसने बाहर भी कमाई है बट वो इंडिया का रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो भले ही उसने इनकम बाहर कमाई है लेकिन टैक्स कहाँ लगेगा उसका, इंडिया में। तो अगर हम सीधा सीधा समझे तो कोई बंदा अगर कंपनी फर्म के केस में कोई बंदा रेजिडेंट है और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में कोई बंदा रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसकी ग्लोबल इनकम, किसी भी देश में उसने कोई भी इनकम कमाई है, वो कहाँ टैक्स हो जाएगी, वो इंडिया में टैक्स होगी। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। तो इसके लिए वो क्या बोलते हैं कि जी जो भी एक रेजिडेंट के केस में हमने पढ़ा, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में सेम वही सारी इनकम है, बट उसमें से आप इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया उसको माइनस कर दो। ठीक है, मतलब कि अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड वाली इनकम जो है वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के अंदर कवर हो जाएंगी।
तीसरी टाइप की जो इनकम है वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कवर नहीं होगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जी अंडर सेक्शन 5(1) द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज द सेम एज इन द केस ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सेम है एक्सेप्ट for the fact that the income accruing or arising to him outside India is not to be included in his total income in India। तो इंडिया के अंदर उसकी इनकम जो अक्रू अराइज करी है, उसने जो इंडिया से बाहर अक्रू अराइज करी है, वो इंडियन इनकम में इंक्लूड नहीं होगी उस पर्सन की। तो इतना उसको एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को बेनिफिट दिया गया। तो अब पता चला कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को क्यों हम उसका स्टेटस निकालते हैं, ताकि उसकी बाहर की इनकम, इंडिया से बाहर की इनकम को इंडिया में टैक्स ना हो पाए वो। हाँ, बट इसमें एक चीज है, अब ये वो चीज है जिसकी वजह से ये लोग पिछले साल अमेंडमेंट लाए हैं, जो आपने इंडियन सिटीजन वाली अमेंडमेंट पढ़ी है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, हाउएवर वेयर सच इनकम इज डराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया देन इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम इवन दो इट अक्रू और अराइजेज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, वही वाला केस कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है बट वो कंट्रोल इंडिया से हो रही है और जो मैनेज वो है इंडिया से हो रही है, तो वो तो रेजिडेंट ही कहलाएगी क्योंकि उसका अलग रेजिडेंशियल स्टेटस है। बट ये जो है, ये सिनेरियो इंडिविजुअल एचएफ के केस में बच जा रहा था, तो उस केस में इन्होंने सेपरेटली यहाँ पे एक अमेंडमेंट कर दी लास्ट ईयर और उसके थ्रू उसको भी इंक्लूड कर दिया कि कोई भी इंडियन सिटीजन जिसको जो 15 लाख से जिसकी इनकम ज्यादा है इंडिया में, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। 120 दिन से ज्यादा या 182 डेज से कम रहा है, या फिर डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट, तो उस केस में उन्होंने इस वाले को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। और नॉट रेजिडेंट का मतलब तो सिंपली है, सिर्फ उसने जो इंडिया में इनकम कमाई है उस पर टैक्स दे दो, बाहर जो भी इनकम कमाई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट मोटा मोटा सेम ही है, बस इन दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो इन दोनों में डिफरेंस यही वाला है कि बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया वो एक नॉट ऑर्डिनरी केस में टैक्स हो जाएगा, बट नॉन रेजिडेंट के केस में वो टैक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे वही पढ़ लेते हैं, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम विच अक्रू और अराइजेज और डीम टू बी अराइजेज इन इंडिया, वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम टैक्सेबल हो जाएगी नॉन रेजिडेंट के केस में। तो नॉन रेजिडेंट के केस में अगर आप देख रहे हो, रेजिडेंशियल स्टेटस तो है ही है, बट यहाँ पे उन्होंने टैक्सेबिलिटी किसके थ्रू कर दी, सोर्स के थ्रू कर दी कि जी इनकम रिसीव इंडिया में हुई है तो सोर्स हमारा इंडिया हो गई तो हमारे को टैक्स दे दो, अक्रू अराइज इंडिया में हुई है तो सोर्स इंडिया हो गया तो हमें टैक्स दे दो। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस को एक तरह से ओवरराइड कर दिया। तो ये चीजें हमें ध्यान रख के चलनी है कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में मिक्स करके चल रहे हैं लोग, सोर्स भी थोड़ा थोड़ा है और रेजिडेंसी के बेसिस पे भी टैक्सेशन है। क्योंकि इस वाले में देखोगे तो इस वाले में ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आपको रेजिडेंसी के बेसिस पे टैक्स कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनकम बाहर कमाई है आउटसाइड इंडिया, बट उसको रेजिडेंसी के बेसिस पे इंडिया में टैक्स कर दिया। और यहाँ पे आप रह बाहर रहे हो बट यहाँ पे सोर्स के बेसिस पे इंडिया में टैक्स कर दिया। तो ये चीज थोड़ा देख के चलना है। अब बात आती है जी इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या है। हम आपने तो बता दिया इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब के इंडिया में होनी चाहिए, बट इसका मतलब क्या है। तो इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब है कि कोई भी इनकम जो, फॉर एग्जांपल कोई भी असेसी है जो जिसको टैक्स पे करना है इंडिया में, ठीक है, या इंडिया में वो कब टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा, जब उसकी इनकम जो है वो उसने रिसीव करी हो इंडिया में, या डीम टू बी रिसीव्ड हो। डीम टू बी रिसीव्ड को हम अगली स्लाइड में समझते हैं, फिलहाल रिसीव्ड को समझ लेते हैं। रिसीव्ड का मतलब हो गया कि जी रहता वो कहीं पे भी हो, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कहीं पे भी हो, कमाई वो इनकम उसने कहीं पे भी हो। हम ये नहीं कह रहे उसने वो इनकम इंडिया में ही कमाई हो सकता है इनकम उसने कहीं और कमाई हो, किसी दूसरी कंट्री में कमाई हो, बट रिसीव उसने डायरेक्टली कहाँ करी है, इंडिया में करी है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, और उसकी इनकम उसके टोटल इनकम में ऐड कर दी जाएगी। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक बार कोई इनकम रिसिप्ट के बेसिस पे इंडिया में टैक्स हो गई तो उसको बाद में कभी अक्रूवल या किसी और वजह से उसको दोबारा टैक्स नहीं कर सकते। कोई इनकम एक बार टैक्स हो गई है, एक जर्नल प्रिंसिपल है ये कि कोई इनकम एक बार टैक्स हो गई तो उसी इनकम को उसी पर्सन के रिस्पेक्ट में दोबारा टैक्स नहीं कर सकते।
अब बात आती है कि रिसिप्ट ऑफ इनकम का यहाँ पे मतलब ये है कि जो फर्स्ट ओकेशन में आई है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका में कोई इनकम कमाई, ठीक है, और वो अमेरिका के ही आपके अकाउंट में चली गई, और उसके बाद आपने वो पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया, तो ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं कहलाएगी। बट आपने इनकम अमेरिका में कराई है और अमेरिकन कंपनी ने वो डायरेक्ट जो पैसा है वो आपके इंडियन अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, या आपके किसी नोन पर्सन के इंडियन अकाउंट में डाल दिया डायरेक्टली, तब वो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया कहलाएगी। अगर वो आपके अकाउंट से और इधर ट्रांसफर हो रहा है तो वो जस्ट अ रेमिटेंस, ठीक है, वो आपकी इनकम नहीं कहलाएगी फिर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ओरिजिनल सोर्स से, जिस भी सोर्स से आप इनकम कमा रहे हो उस सोर्स से डायरेक्टली आपके पास आनी चाहिए वो इनकम, तभी वो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया कहलाएगी। अगर रेमिटेंस हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है किसी का फंड का, या आपने किसी अपने दोस्त से उधार मांग लिए, तो वो चीज इस सब में कवर नहीं होगी, वो इनकम नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो मेरली रिसिप्ट ऑफ इनकम इज नॉट अ इनकम, रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट इज नॉट अ इनकम, बट वी नीड टू चेक के आ कहाँ से रही है वो इनकम। अगर वो डायरेक्टली आपके जो भी जिससे भी बिजनेस करते हो उस पर्सन के अकाउंट के थ्रू आ रही है डायरेक्टली, तब ये आपकी इनकम कहलाएगी। अगर कोई फ्रेंड या आपके खुद के अकाउंट से या किसी और लोन वगैरह किसी बैंक से आ रही है, आपके पास लोन लिया है या कुछ लिया है, तो वो सब चीजें यहाँ पे कवर नहीं होंगी। तो ये तो पढ़ लिया हमने इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब। अब पढ़ते हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब। तो इस सेक्शन 7 इस चीज को डिफाइन करता है। वो यहाँ पे 3 चीजें डिफाइन करते हैं। 3 चीजें क्या क्या डिफाइन करते हैं कि जी, अगर मान लो आपने कोई भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपके एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन करा है और वो कंट्रीब्यूशन 12% और उससे 12% से ज्यादा का है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली उस पर जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो वो 9.5% से ज्यादा का कमा रहे हो, तो उस केस में हम इसको क्या मान लेंगे, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है जी। मतलब कि अप टू 12% अगर वो डायरेक्टली भी भेजते हैं इंडिया के अंदर आपके पीएफ अकाउंट में, तो उस केस में अप टू 12% तक कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही 12% क्रॉस करेगा तो 12% के ऊपर वाला जो अमाउंट है वो आपका इंडिया के अंदर इनकम डीम टू बी रिसीव्ड मान ली जाएगी कि जी इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, ठीक है। सेकंड है contribution by the central government or any other employer in the previous year under a pension scheme referred under section 80 CCD, ठीक है। कोई पेंशन स्कीम चल रही है उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करा है, तो उस कंट्रीब्यूशन को हम क्या मान लेंगे, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। अब ये पेंशन स्कीम कौन सी 80 CCD वाली, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब आती है amount transferred from unrecognized provident fund to recognized provident fund being the employer contribution and interest देना। अब क्या होगा कि लेट से आप काम करते हो कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में आप काम करते हो और वहां पे उस पर्सन ने अपने लॉज के अंदर कोई प्रोविडेंट फंड में पैसे डालते हैं वो आपके लिए, आपकी रिटायरमेंट के लिए। अगर अब मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो मेरे लिए तो एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोविडेंट फंड का अपना एक्ट है, प्लस इनकम टैक्स की अलग से अपनी डेफिनेशन है कि जी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है, ठीक है। तो उसकी अपनी डेफिनेशन है, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से जो भी इंडियन फंड्स हैं या फिर जो भी आपके एक तरह से ईपीएफ द्वारा मेंटेन किए जाते हैं या जो भी कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, वही एक तरह से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। उसके अलावा जो भी फंड है वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। तो अकॉर्डिंगली जो भी बाहर सेटअप है वो ऑब्वियसली अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा। तो उससे कोई पैसा अगर इधर रिकॉग्नाइज, मान लो कोई इंप्लॉय ऑस्ट्रेलिया से काम छोड़ के इंडिया में शिफ्ट हो जाता है और अपना वो सारा प्रोविडेंट का फंड का पैसा अपने इधर इंडियन प्रोविडेंट फंड में डलवा लेता है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, वो उस चीज को भी टैक्स कर देंगे अगर वो डायरेक्टली आ रहा है तो, ठीक है। तो उस फंड को टैक्स कर देंगे, लेकिन कितना टैक्स करेंगे, सिर्फ जो कि आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहा होगा। देखो प्रोविडेंट फंड के अंदर दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता है, एम्प्लॉय अपनी जेब से भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर अपनी जेब से भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे वो जो एम्प्लॉय वाला पार्ट तो ऑलरेडी वहां पे टैक्स हो चुका होगा, एम्प्लॉयर वाला पार्ट को वो वहां पे टैक्स नहीं हुआ होगा, तो उसको वो यहाँ पे टैक्स कर लेंगे एम्प्लॉयर वाले पार्ट को,
प्लस एम्प्लॉयर वाले पार्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट कमाया होगा, मतलब इंटरेस्ट तो आप दोनों ही पे कमा रहे हो, एम्प्लॉय पे भी एम्प्लॉयर पे भी, तो जो एम्प्लॉयर के ऊपर आपने इंटरेस्ट कमाया उसको भी इंडिया में टैक्स कर सकते हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप अपना वहां पे प्रॉपर अकाउंट बंद कराओ, अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लो, वहां पे जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा या जो भी होगा, अगर मान लो वहां पे एग्जाम्प्ट है तो वो वहां के लॉस के हिसाब से चलेगा, और फिर यहाँ आके आप उसको एज अ रेमिटेंस शो कर सकते हो। अगर वहां पे टैक्स ज्यादा है और यहाँ पे कम है तो अकॉर्डिंगली आप वो चीजें कर सकते हो। अब बात आती है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। अब हमने पढ़ लिया इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या है। अब हम पढ़ते हैं इनकम अक्रू और अराइज का मतलब क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, और फिर हम पढ़ेंगे इनकम डीम टू बी अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। ठीक है, तो अक्रू और अराइज का अगर हम मतलब समझे तो सीधा सा मतलब है, अक्रू और अराइज का अगर हम मतलब समझे तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे एक समझते हैं कि जी सैलरी के केस में अगर आप मैंने मान लो दिसंबर के लिए, दिसंबर में कोई काम किया, ठीक है, तो आपने पूरे दिसंबर कुछ काम किया होगा, तो आप जो काम कर रहे हो, तो एक दिन आपने काम किया तो आपके पास एक दिन की सैलरी आपकी, आप दिमाग में आपके चलता है जी एक दिन की सैलरी मेरी बन गई। 2 दिन काम किया, 2 दिन की सैलरी बन गई। 30 दिन काम किया, 30 दिन की सैलरी बन गई। ठीक है, तो एक तरह से ये आपकी सैलरी बनती जा रही है, तो इसको हम कहते हैं अक्रूइंग, कि अभी अक्रू हो रही है, मतलब कि आपने एक सर्विस दे दी है बट अभी तक उसको बिल नहीं करा है। ठीक है, एक तरह से वो भी ड्यू नहीं हुई है, अराइज नहीं हुई है। और जिस दिन आपकी सैलरी वो 31 तारीख खत्म होती है, 1 तारीख लगती है अगले दिन की, तो आप क्या कहते हो, आपकी सैलरी ड्यू हो गई। मतलब कि 31 तारीख को एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या जो भी आप ने एग्रीमेंट कर रखा है उसके हिसाब से 1 तारीख को आपकी वो चीज ड्यू हो गई, अराइज हो गई, कि जी अब मैं इसका लेने के लिए ऑफिशियली अब इसकी पेमेंट कर देनी चाहिए उनको। 1 से लेके 31 तक तो पेमेंट करेंगे नहीं क्योंकि वो ड्यू ही नहीं हुई है। पेमेंट कब होती है, जब चीज ड्यू होती है। 3 चीजें होती हैं, एक तो आपने पहले अर्न किया, एक ड्यू हुई और फिर पेमेंट हुई। तो अक्रू और ड्यू की बात कर रहे हैं। अक्रू अक्रू का मतलब हो गया कि हम कमा रहे हैं, अभी हमने उसका बिल रेज नहीं करा एक तरह से। और ड्यू का मतलब हो गया कि अराइज, मतलब उसका बिल रेज कर दिया हमने। ठीक है, तो अक्रू और अराइज मतलब बिल रेज कर दिया या फिर हमने काम कर दिया, तो इस टाइप से इसको चल सकते हैं। तो अगर वैसे पढ़े तो अक्रू का मतलब हो गया राइट टू रिसीव इनकम। एक दिन काम करा तो मेरे को राइट मिल गया कि भैया इस एक दिन मैंने काम किया, अगर मैं बीच में छोड़ भी देता हूं तो मुझे एक दिन के पैसे मिलेंगे, तो वो मेरा राइट है। ठीक है, जबकि वो ड्यू नहीं हुआ है अभी, उसको देने के लिए लायबल नहीं है। देने के लिए लायबल कब होगा, जब मंथ खत्म हो जाएगा, बट आपको एक राइट मिल गया। ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक चीज वो कर दी है, with a view to removing difficulty and clarifying doubts. It has been clarified that once an item of income is included in the assessor's total income and subjected to tax on the ground of its accrual or deemed accrual, it cannot again be included in the person total income subject to tax either in the same or in subsequent. और फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च की आपकी सैलरी है, अब मार्च की सैलरी का क्या होगा, आपको मार्च के अंदर ही उसका टैक्स पे करना है। मतलब कि वो आपको जो इनकम कैलकुलेट करने, अगर मान लो 20-21 की इनकम है, मार्च 21 की इनकम है वो आपकी, तो आपको टैक्स कौन से साल में देना है, वो आपको देना है प्रीवियस ईयर 20-21 में टैक्स। बट आपको रिसीव कब होएगी, रिसीव होएगी आपको लेट से 1 अप्रैल के बाद, ये 1 अप्रैल या उसके बाद। तो 1 अप्रैल क्या हो गया, वो हो गया प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने उस इनकम को ऑलरेडी 20-21 के अंदर टैक्स कर लिया, तो अब 21-22 में आपको जस्ट वो इनकम रिसीव हुई है, इसकी वजह से आपके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। एक बार जो इनकम टैक्स हो गई अक्रूवल के बेसिस पे, उसके ऊपर रिसिप्ट के बेसिस पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं जी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया का मतलब क्या है। अभी हमने बात करी थी अक्रू और अराइज, जो एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह से। अब बात हो गई डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया का। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ केस स्पेसिफाई कर रखे हैं सेक्शन 9(1) में, कि जी अगर ये केसेस हैं तो हम क्या मान लेंगे, हम उसको डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी ये कौन कौन से केसेस हैं। तो इसमें उन्होंने केसेस बताए। पहला केस कि जी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम। ठीक है, 3 चीजें हैं, इनकम आप कमा रहे हो, चाहे डायरेक्टली कमा रहे हो मतलब सीधा अपना योगदान, या सिर्फ यहाँ बैठे हुए वहां पे ऑपरेशन लग चल रहे हैं, यहाँ पे बस अपनी एडवाइस दिए जा रहे हो, या किसी पर्सन को आप एडवाइस कर रहे हो वो वहां पे चला रहा है।
मतलब इनडायरेक्टली अगर ये स्टैब्लिश हो गया कि आपके आपकी डिसीजन की वजह से वहां पे इनकम कमाई जा रही है, तो उस केस में उस इनकम को हम ये मान लेंगे कि वो इंडिया में कमाई गई है। अब कह रहा है इनकम डीम अक्रू और अराइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है, कोई भी बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है तो उसको हम मान लेंगे कि इंडिया में कमाया गया। ठीक है, अब बिजनेस कनेक्शन क्या होता है वो अगेन कभी और अलग से समझेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर कोई सवाल है या इस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि एक अलग से वीडियो हो तो हमारे को कमेंट में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं, सेकंड है एनी प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। मतलब या तो आपने इनकम कमाई है किसी ऐसे बिजनेस कनेक्शन से जो इंडिया में है, या आपने इनकम कमाई है कोई ऐसी प्रॉपर्टी से या एसेट से जो कि कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया के अंदर। ठीक है, या फिर आपने इनकम कमाई है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अब जैसे ये वाला जो ट्रांसफर वाला है, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। वोडाफोन इंडिया, इस केस में क्या हुआ था, हच ने अपना, हच एक बाहर की कंपनी थी जिसने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी इंडिया के अंदर सेटअप कर रखी थी और उसके सारे सारे शेयर जो थे वो इंडिया आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी में थे, हच आउटसाइड इंडिया वाली कंपनी में थे। तो उस कंपनी ने अपने सारे शेयर्स वोडाफोन को ट्रांसफर कर दिए आउटसाइड इंडिया। मतलब हच आउटसाइड इंडिया वाले ने वोडाफोन आउटसाइड इंडिया वाले को एक इंडियन कंपनी के सारे शेयर बाहर की बाहर ही ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो उस केस में भी हम इनकम क्या मान लेंगे, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया। ये वाला पहले नहीं था, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ये इन्होंने वोडाफोन इंडिया के बाद डाला क्योंकि वोडाफोन इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया था कि शेयर बाहर बिके हैं, तो ये ट्रांजैक्शन बाहर हुई है, तो इसका कोई भी नेक्सस इंडिया से नहीं है। इवन दो वो कैपिटल एसेट इंडिया में था बट इसमें बहुत सारे वो थे, तो इसके बाद गवर्नमेंट इसके लिए अमेंडमेंट लेकर आई कि जी जो भी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अगर इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो इनकम डीम्ड कर लेंगे, चाहे आप मानो या ना मानो, हम डीम कर लेंगे कि वो इनकम इंडिया में ही कमाई गई है। ठीक है जी, ये तो बात हो गई कि कोई एसेट अगर इंडिया में है उसके रिस्पेक्ट में आपने कोई इनकम कमाई है। अब सेकंड आते हैं कोई सैलरी अर्नड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया। ठीक है, आपने कोई सैलरी कमाई है जिसकी सर्विसेज आपने इंडिया में दिया। अब आपका कोई फॉरेन एम्प्लॉई है, लेट से कोई फॉरेन कंपनी है, उसने अपने किसी एम्प्लॉय को इंडिया में भेजा 2 महीने के लिए, तो उसकी जो 2 महीने की सैलरी होगी वो इंडिया में टैक्स हो जाएगी। ठीक है जी, अगला हो जाएगा सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब यहाँ पे वो बेसिकली अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कवर कर रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कौन से हो गए, जनरली जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जो भी हमारी फॉरेन एम्बेसीज की सैलरी जाती हैं, तो वो सारी क्या होंगी, भले ही काम वो इंडिया से बाहर कर रहे हैं बट टैक्स कहाँ पर होंगे, इंडिया के अंदर। ठीक है जी, अगला है डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। तो इंडियन कंपनी अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो रेजिडेंट कहलाएगी, तो अकॉर्डिंगली वो जो भी डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर भले ही उसका किसी भी कंट्री में बैठा हो, उसका डिविडेंड जो है वो क्या मान लेंगे कि इंडिया में टैक्सेबल है, क्योंकि वो बेसिकली इनकम, कंपनी ने इनकम कमाई है कुछ, वो इनकम बाहर वाला लेके जा रहा है, तो इनकम अल्टीमेटली कमाई कहाँ है, इंडियन कंपनी ने कमाई है, इंडिया में कमाई है, तो अकॉर्डिंगली टैक्स भी इंडिया में मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो डिविडेंड को भी इन्होंने इंडिया में टैक्स कर लिया। देखो हर अमेंडमेंट लाने का एक पीछे कहानी होती है, ऐसा नहीं है कोई भी अमेंडमेंट इलॉजिकली ले आते हैं। कोई भी अमेंडमेंट आएगी या कोई भी लॉ बनेगा उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा उसका। विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन कोई लॉ नहीं बन सकता, कोई अमेंडमेंट नहीं आती। इट जस्ट के कई बार हमें अमेंडमेंट वो पता होती है या वो रीजन हमें पता होता है और कई बार रीजन नहीं पता होता। तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो सारी डिटेल अवेलेबल है, उसके तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो हर चीज के पीछे एक बेसिस होता है। विदाउट बेसिस जनरली तो कोई आती नहीं है, कभी कभार एक्सेप्शन हो जाता है। तो अब अगला समझते हैं, ये डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया कंटिन्यूएशन में है। वहां पे हमने 4 क्लॉजेस पढ़े थे, अब यहाँ पे बाकी के 4 क्लॉज पढ़ते हैं। टोटल यहाँ पे 8 क्लॉजेज है, तो 4 वो हो गए, 4 ये हैं। तो अब अगला क्लॉज कौन सा है,
इंटरेस्ट इफ पेबल बाय, रॉयल्टी इफ पेबल बाय एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेबल बाय। इन तीनों को इकट्ठा जोड़ के हम पढ़ लेते हैं कि इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इन तीनों में से कुछ भी अगर एक पर्सन रेजिडेंट इंडिया ने दिया है, आउटसाइड इंडिया भेजा है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? इनकम, इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया। मतलब एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने कोई भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया भेजी है, पे करी है, तो वो क्या कराई जाएगी? इनकम रिसीव्ड इन, इनकम डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। तो पहले जो, अगर मान लो कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अगर कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज बाहर बेचता है, तो जनरल रूल के हिसाब से वो इनकम कहलाएगी, इनकम डीम हो जाएगी। बट इसके दो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, if the money borrowed and used or technical services or royalty services are utilized for the purpose of business or profession carried on outside India। कह रहा है जो इंटरेस्ट के ऊपर आप अपना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, ठीक है, तो इंटरेस्ट आप किसके ऊपर पे करोगे? आपने सबसे पहले लोन लिया होगा, तो जो लोन की प्रोसीड्स आपको रिसीव हुई, वो लोन की प्रोसीड्स आपने कोई ऐसे बिजनेस में लगाई है जो कि इंडिया से बाहर ऑपरेट कर रहा है, इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहा, इंडिया से बाहर ऑपरेट कर रहा है, तो उस केस में वो लोन की प्रोसीड इंडिया के बाहर वाले की है, सिर्फ आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उस केस में हम ये मानेंगे कि वो जो इनकम कमाई जा रही है वो इंडिया से बाहर कमाई जा रही है। तो अकॉर्डिंगली आप इनकम कमाओगे तो उसी में से तो इंटरेस्ट पे करते हो, इट जस्ट कि आपने इंडियन अकाउंट से पे कर दिया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम ये मानेंगे कि आपने इनकम वो बाहर कमाई है और उसको हम इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। ठीक है, ये है पहला एक्सेप्शन इंटरेस्ट के केस में। और दूसरा एक्सेप्शन भी अगेन इंटरेस्ट के केस में, इंटरेस्ट के केस में या कोई भी टेक्निकल सर्विस या रॉयल्टी अगर वो बिजनेस आउटसाइड इंडिया में ही यूज करी है, ठीक है। और तीसरा दूसरा केस हो गया इफ इनकम बोरोड, जो इनकम बोरो करी है, या फिर जो टेक्निकल सर्विसेज यूज करी हैं, जो रॉयल्टी सर्विसेज आपने यूटिलाइज करी है, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी आपने जो यूटिलाइज करा वो इनकम कहाँ कमाने के लिए करा है? आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तब हम उस केस में इसको क्या मान लेंगे? इनकम नॉट डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1 में है बिजनेस प्रोफेशन की बात करता है, और एक्सेप्शन नंबर 2 में कोई भी इनकम की बात करता है। तो इन जनरल हम शॉर्ट में अगर इसको समझे तो कोई भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस जो कि जिसका बेनिफिट हमें इंडिया में नहीं हुआ, ठीक है, जिसका बेनिफिट हमें इंडिया में इनकम कमाने में नहीं हुआ, वो क्या कहलाएगी? आपकी नॉट डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया कहलाएगी इनकम, वो वाली। अब आती है अगली बात कि जी अगर रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फी फॉर टेक्निकल सर्विस गवर्नमेंट ने पे करी है तो उसको हम डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, ठीक है। और तीसरी बात आ गई कि जी अगर ये पैसा किसी नॉन रेजिडेंट ने पे किया है, ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट ने, अगेन यहाँ पे वही बात आ जाएगी, नॉन रेजिडेंट ने अगर कोई ऐसे बिजनेस के लिए पे किया है जो कि सेटअप आउटसाइड इंडिया है या ऑपरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में इनकम यहाँ पे डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं होगी। और या फिर कोई भी अदर इनकम अगर इंडिया से बाहर कमाई है, उसमें यूटिलाइज कराई है, उसके बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करा है, तो इनकम इंडिया में अक्रू अराइज नहीं कहलाएगी। अगले की इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड without consideration by a resident Indian to a non-corporate, non-resident or a foreign company where aggregate of such sum is greater than 50,000। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? अगर मान लो तुमने कोई गिफ्ट इंडिया से बाहर दे दिया विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपने कुछ पैसे हैं ऐसे किसी बाहर किसी फर्म को चैरिटी कर दी, किसी कंपनी को चैरिटी कर दी, या किसी भी ट्रस्ट को चैरिटी कर दी, या ऐसे किसी पर्सन को दे दिए, ठीक है। तो उस केस में अगर वो सम 50,000 से ज्यादा का है तो उसको हम क्या मान लेंगे? इनकम डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी? इंडिया में टैक्स। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब अगर हम रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम को आपस में सिंक करें तो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़े थे 3 तरह के स्टेटस, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और इसके अंदर आप डीम्ड रेजिडेंट भी जोड़ दो, ठीक है।
और नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी यहाँ पे, और डीम्ड रेजिडेंट को हमने नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में जोड़ दिया। ठीक है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमने 3 तरह की इनकम पढ़ी, रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, या फिर डीम टू बी अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। और तीसरा हमने पढ़ा डीम इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। 2 इनकम, एक इनकम हो गई इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, एक इनकम हो गई इनकम अक्रू इन इंडिया, अक्रू और अराइज इन इंडिया, और एक इनकम हो गई इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। तो ये हमने बेसिकली, अगर हम नट शेल में देखें तो स्कोप ऑफ इनकम में हमने 3 ये चीजें पढ़ी हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस में वो 3 चीजें पढ़ी हैं। तो अगर हम बात करें पहली तो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, तो उसमें पहले केस में इनकम टैक्स होएगी, दूसरे केस में भी टैक्स होएगी, और तीसरे केस में भी टैक्स होगी, यानी कि ग्लोबल इनकम टैक्स हो गई रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। नॉट ऑर्डिनरी में जाएंगे तो पहली टैक्स होएगी, दूसरी टैक्स होएगी, तीसरी के अंदर सिर्फ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया वही टैक्स होएगा रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या डीम्ड रेजिडेंट के केस में, वरना तीसरे टाइप की इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में या डीम्ड रेजिडेंट के केस में टैक्स नहीं होगी। और रेजिडेंट के केस में अगेन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूइंग इन इंडिया, और ये दोनों ही टैक्स होंगे, और तीसरी वाली टैक्स होगी नहीं, चाहे अब इस केस में बिजनेस कंट्रोल वाला भी कोई पॉइंट हो वो भी नहीं टैक्स होगा। तो अगर आप देखो तो पहली जो 2 इनकम है वो एक तरह से क्या हो गई, वो सोर्स के बेसिस पे इनकम है कि सोर्स रिसीव कहाँ हो रही है या अक्रू कहाँ हो रही है। ठीक है। और जो तीसरी टाइप की इनकम है वो एक तरह से रेजिडेंशियल बेसिस पे, कि अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो इंडिया में टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो नहीं है टैक्स, बट सब्जेक्ट टू के बिजनेस कंट्रोल्ड इन प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है। तो अगर आप इंडियन इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड की बात करें तो वो एक तरह से हाइब्रिड काइंड ऑफ है, कि मतलब ना वो प्रॉपरली सोर्स इनकम है और ना प्रॉपरली रेजिडेंशियल है, तो वो तीसरी टाइप की ही कुछ अजीब सी इनकम है, जिसको गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या है कि कोई भी पैसा हो मेरे को टैक्स मिल जाए बस उस पर, तो वो चीज कई बार फॉलो करती है। तो ये होता है हमारे सेशन का एंड। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।